सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी 24 ऑफ जनवरी। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं सारी की सारी पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ एक्सेस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेशन की ओर चलते हैं, तो कंटेंट एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में से 7 न्यूज़ को उठाया है और 7 टॉपिक उठाए हैं, तो मैं इस पर अच्छे से डिस्कशन करने वाला हूँ। इन सारी न्यूज़ का हम वाई जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मेनली हम वाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो पहली न्यूज़ पे या पहले टॉपिक पे चलते हैं। तो स्मॉल सेविंग डिवाइस टैक्स रिजीम शिफ्ट आ फिस्कल कुशन फॉर गवर्नमेंट। तो पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर बताऊंगा कि थोड़ा एक आयरनी वाली चीज़ हुई। गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है ना, जिसके अंदर ये प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स आते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम होती है, किसान विकास पत्र होता है ना, तो उनको लगा कि यहाँ पर जो कलेक्शन है इस बार डिक्लाइन होगा। ठीक है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम की वजह से, जहाँ पर कोई अब टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। कब? एंट्री लेवल पे, मतलब इन्वेस्टमेंट पे अब टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है, तो उनको लगा कि वह कम कलेक्शन आएगा। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हुआ। द अपोजिट हैज अकर्ड। कलेक्शंस आर रोबस्ट, हिटिंग 2.17 लाख करोड़ बाय जनवरी 10, 2026। तो ये तो उल्टा हो गया। द रेजिलियंट प्रोवाइड्स, ये जो रेजिलियंस है अभी हमारे इन्वेस्टर्स का जो रेजिलियंस है, मतलब हम जैसे लोगों का जो रेजिलियंस है, जो इन पर्टिकुलर स्कीम्स में पैसा डालते रहते हैं, उनकी वजह से अब गवर्नमेंट को जो है थोड़ा फिस्कल कुशन मिल गया। ठीक है, अलाउइंग देम टू बोरो लेस फ्रॉम द ओपन मार्केट। और अगर ये बोरो भी करेंगे तो थोड़ा सस्ता बोरो करेंगे। ठीक है, तो इनका जो फिस्कल डेफिसिट का इस बार जो टारगेट है वो पूरा होता दिख रहा है, 4.4% ऑफ टोटल जीडीपी। ठीक है, ठीक है, जीडीपी। ठीक है, तो ये नॉर्मल पूरी न्यूज़ है, पूरी न्यूज़ तो यही है। लेकिन अब एक बार इसको डिकोड करते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एंट्री लेवल पे वो है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो हमने एक स्कीम पढ़ी थी, सुकन्या समृद्धि स्कीम। तो उसमें क्या था? ट्रिपल ई पार्ट था। तो ट्रिपल ई का मतलब होता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड, इसको बोलते हैं ट्रिपल ई कैटेगरी। ठीक है, और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो न्यू टैक्स रेजीम है वहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। लेकिन कौन सी चीज़ एग्जेम्प्टेड नहीं है? एंट्री लेवल एग्जेम्प्टेड नहीं है बस। अभी जो है, पहले क्या होता था ओल्ड टैक्स रजीम में, क्या होता था, जो हमारी सुकन्या समृद्धि स्कीम है उसमें क्या है, एग्जेम्प्टेड 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 होता था तीनों पार्ट में। कब? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आपका इंटरेस्ट है, जो ग्रोथ हुई, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप मैच्योरिटी, जब वो आप पूरा पैसा, पूरा कॉर्पस को निकालोगे तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ओल्ड रिजीम में ये वाला था, एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड। तो ओल्ड रिजीम में ये 80C वाला था मेथड। लेकिन अब क्या है, वो 80C, जब हम न्यू रेजिम में आए, जो करंट है अब डिफ़ॉल्ट बन चुका है, वहाँ पर जो पहला एंट्री लेवल है वो उसको नॉट एग्जेम्प्टेड कर दिया। तो सब जितनी भी स्कीम्स के लिए पहला वाला एंट्री लेवल एग्जेम्प्टेड थी, इस पर्टिकुलर NSSF में, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के अंदर, जिसमें भी एंट्री लेवल जो है एग्जेम्प्टेड थी, वो अब नॉट एग्जेम्प्टेड हो गई है। तो क्या हुआ? ये टैक्स बेनिफिट था, ये लॉस्ट हो गया। सिर्फ एंट्री लेवल पे लॉस्ट हुआ, बाकी पे नहीं हुआ। ठीक है, बाकी पे नहीं हुआ, सिर्फ एंट्री लेवल पे हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? यू हैव टू पे टैक्स ऑन इनकम बिफोर यू इन्वेस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को लगा कि यार सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई, है ना, तो सीनियर सिटीजन स्कीम में पहला वाला जो एंट्री लेवल ई है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होता। ठीक है, नहीं उसमें, नहीं उसमें एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन उसमें टैक्स जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होता, वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो जो सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई, हमारी सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, इन पे जो है आप एंट्री लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट को यही लगा, क्योंकि अब ये टैक्स बेनिफिट नहीं है, इनिशियल लेवल वाला टैक्स बेनिफिट नहीं है, वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो, हाँ, इसकी जो सब्सक्राइबर्स है अब कम हो जाएंगे, मतलब इस बार जो कलेक्शन है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हुआ। ठीक है, वो उल्टा हुआ। अब वही देखना है कि क्यों उल्टा हुआ। ठीक है, मैंने को बता दिया है कि इसका ओल्ड ओल्ड से न्यू में जाने में क्या अंतर आया और वो एंट्री लेवल का मतलब क्या है। ठीक है, द टैक्स रिजीम पैराडॉक्स। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं द एक्सपेक्टेशन क्या थी अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। जो हमारे प्रोविडेंट फंड्स हो गए पब्लिक वाले,
वो बहुत पॉपुलर थे बिकॉज दे ऑफर द टैक्स डिडक्शन अंडर कौन सा सेक्शन, 80C वाले सेक्शन के अंदर, उस मेथड के अंदर, ठीक है। बट जो नया मेथड है, जो नया टैक्स रिजीम है, उसने इन इंसेंटिव को रिमूव कर दिया, ठीक है, टू सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसेस, है ना। बट विद 75% ऑफ द टैक्स पेयर मूविंग टू द न्यू रिजीम, अभी क्या है, गवर्नमेंट को पता है, ये डाटा तो पता है ना कि 75% ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं वो मूव कर चुके हैं न्यू रिजीम पे। तो गवर्नमेंट ने लॉजिकली बजटेड, दिमाग में लगाया कि यार इस बार जो है लोअर इनफ्लो होने वाला है इनकी स्मॉल सेविंग में। एट द टाइम ऑफ जब बजटिंग कर रहे थे, जब यूनियन बजट आया, उसी टाइम पर उन्होंने ये कैलकुलेशन कर ली थी, ठीक है। बजटिंग एंड ऑफ टेक टू 3.43 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, डाउन फ्रॉम 4.12 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। बट रियलिटी क्या हुई, डिस्पाइट लूजिंग द टैक्स बेनिफिट, अभी हम जैसे सब्सक्राइबर या इन्वेस्टर्स ने, इनको पता है कि टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्टिल इन्वेस्टर्स आर स्टिल पोरिंग मनी इनटू दिस स्कीम। क्यों? द प्राइमरी ड्राइवर, जो इसका मेन रीज़न है कि क्यों ये लोग टैक्स बेनिफिट ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, ठीक है, आर्बिट्रेज। तो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज होने की वजह से, इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होने की वजह से, 8.2% होने की वजह से, जो कि एफडी, नॉर्मल एफडी से भी ज़्यादा है ना, अभी करंट टाइम में एफडी से भी ज़्यादा है और हमारे आरडी से भी ज़्यादा है ना। ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होने की वजह से लोग यहाँ पर ही अपना मनी पोर कर रहे हैं। अब ये एफडी और आरडी क्यों कम है, क्योंकि आरबीआई ने इस पूरे साल अब 125 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट किया है। इसकी वजह से जो एफडी हैं और आरडी हैं उस पर जो पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कम हो गया अपने आप ही, ठीक है। तो वाई इनफ्लोज रिमेन स्ट्रॉन्ग, तो यह हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो रियल रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन द टैक्स बेनिफिट। इसके टू मेन फैक्टर्स कौन से हैं, द रेट गैप, जो मैं आपको बताया, इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई ने अभी जो है 125 बेसिस पॉइंट जो है घटाया है ना, पूरे के पूरे साल में, फैब से अभी तक दिसंबर तक इन्होंने जो है 1.25% रिड्यूस कर दिया है। अभी जो करंट पॉलिसी रेट चल रहा है वो 5.25% चल रहा है, ठीक है। तो टिपिकली जो बैंक का एफडी होता है उसके भी रेट फॉलो जाते हैं। जब आरबीआई ये देखो, आरबीआई जब रेट सस्ता करता है तो एफडी के, तो जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट होता है ना, डिपॉजिट पे या एफडी पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ये जो लोग हैं, बैंक जो है अब जो लोन देता है ना, जब वो लोन देता है औरों को, वो कम रेट पे देता है, ठीक है, कम परसेंटेज पे देता है। तो बैंक का एनएमआई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ज़्यादा ना कम हो जाए, ज़्यादा कम ना हो जाए, इसलिए वो एफडी के रेट भी घटा देता है, ठीक है, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, एनएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, नहीं, और इंटरेस्ट अर्न, है ना, माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस अपॉन वो सारा का सारा एवरेज ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, जो जिससे, या एसेट जिस पे ये सब चीज़ें जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो यही एनएमआई का फॉर्मूला होता है। तो हमें अगर हम, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट अर्निंग है, इंटरेस्ट से जो इनकी अर्निंग है वो कम हो गई, ठीक है, तो इनको ये भी कम करना पड़ेगा कि इनका जो एनएमआई है वो ज़्यादा श्रिंक ना हो जाए, ठीक है, इसलिए। तो हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ केप्ट, गवर्नमेंट ने जो है स्मॉल सेविंग्स रेट्स जो है वो अनचेंज रखे 8 स्टेट क्वार्टर तक, ठीक है। हर क्वार्टर में जो है ये NSSF के जो है ना इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, मतलब चेंज होते हैं, लेकिन हमने जो है अभी तक 8 स्टेट क्वार्टर्स तक इसको सेम रखा है, अभी अनचेंज करा है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो ऑफर कर रही है सिग्निफिकेंटली हायर इंटरेस्ट, जो मैंने आपको बोला, एज कम्पेयर टू द बैंक की एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड से भी, ठीक है। तो लोग जो है अब रिटर्न की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं रेदर देन द टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, जहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है मॉडरेट हो रही है और लॉकिंग इन हायर रेट्स, अब जो है लोग अपने पैसे को लॉक इन करना चाहते हैं हायर इंटरेस्ट रेट्स में, जहाँ पर 8.2 मिलता है सुकन्या समृद्धि पे और सीनियर सिटीजन पे, ये हाईएस्ट होता है, ठीक है। इस फाइनेंशियली प्रूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्स ब्रेक, ठीक है, इसलिए बढ़ गया। देखो, ये करंट इंटरेस्ट रेट लैंडस्केप जो है ये याद कर लेना हर एक का, भाई सुकन्या समृद्धि का सबसे ज़्यादा होता है 8.2, जो कि अनचेंज था, ठीक है। हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसका भी 8.2 है, जो भी अनचेंज है, ठीक है। और जो हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका 7.7 है, ये भी अनचेंज है। ये भाई याद करके, ये याद रखना, हर क्वार्टर वैसे चेंज होते हैं, लेकिन
अभी 8 क्वार्टर से तो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो भाई सही है, ठीक है। किसान विकास पत्र जो है उसमें मिलता है 7.5, तो मैच्योरिटी इसकी कितने महीने में होती है, 115 मंथ के अंदर, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उस पर 7.1% मिलता है, और जो 5 ईयर की फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं उस पर 7.5 मिलता है। सेविंग डिपॉजिट पे लगभग 4 मिलता है, वैसे तो 2.75 के अराउंड मिलता है एसबीआई में, था ना, इतना मिलता है। तो देखो आप देख सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि स्कीम्स में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है, 0.7% का। तो इसलिए लोग अब इसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, इसलिए इस बार ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ, और जो जो ये लोग सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इस बार कम आएगा, लेकिन कम नहीं आया, बढ़ गया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस, तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ, वही उनको फिजिकल रिलीफ मिल गया। अब ये बहुत अच्छी न्यूज़ है एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस शीट के लिए, क्योंकि ये जो है ना, जो हमारी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, ये कैप्टिव लेंडर की तरह वर्क करता है। तो जो भी मनी इस स्कीम के अंदर कनेक्ट होता है वो एक्चुअली लोन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टू फंड इट्स फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अपने फिजिकल डेफिसिट को फंड करने के लिए ये एक तरीके का लोन होता है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। अगर यहाँ पर ज़्यादा मनी कलेक्ट होगा तो उसका फिजिकल डेफिसिट नॉर्मलाइज रहेगा, बिल्कुल काबू में रहेगा, बोल सकते हैं। रिड्यूस मार्केट रेजिलियंस, तो अब गवर्नमेंट को, क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत पैसा आ गया है अपने फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल में करने के लिए, तो इनको और बोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो मोर मनी देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिंस द गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर मनी, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था NSSF से, अब उनको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है बोरो फ्रॉम द ओपन मार्केट, जहाँ पर वो कैसे बोरो करते हैं भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के, है ना, गवर्नमेंट सेक को बेच के। टारगेट एडजस्टमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी लोअर्ड इट्स ग्रॉस मार्केट बोरिंग टारगेट, अभी इन्होंने कम कर दिया है पहले टू 14.72 लाख करोड़ रुपीज़। पहले क्या था इनका 14.82 लाख करोड़ था, उसको अब कम कर दिया है इन्होंने, ये देख के, ठीक है, कि ऐसा हुआ है। तो अब क्या फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, जो हमारा टारगेट है इस बार का 4.4% ऑफ जीडीपी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 26 विदाउट एनी स्ट्रेसिंग द बॉन्ड मार्केट। अब हमें बॉन्ड मार्केट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम अपना 4.4 का काबू में कर पाएंगे, ठीक है, रख पाएंगे उसको। ठीक है, ये अलग न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। जो मॉस्पी है ना, उसका एक डिस्कशन पेपर आया था, उसमें क्या है, ओवरहॉलिंग कर रहे हैं जीडीपी कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी की, ठीक है। अभी हमें पता है कि जो जीडीपी है इस फैब से, उसका जो बेस ईयर है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले क्या था, 11-12 था, और अब जो है वो हो रहा है 22-23, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23 हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर 12 हो रहा है, मतलब 12 से 23 हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है द सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज़ इज द बेस ईयर रिवीजन। इंडिया जो है अपना इकोनॉमिक बेंचमार्क जो है वो चेंज कर रहा है, जो ओल्ड बेस ईयर था उससे हम नए बेस ईयर में आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इतना बड़ा चेंज हो रहा है, वैसे इस चेंज को करने के लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई थी, विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर कमेटी, ठीक है। तो जो इतना बड़ा ओवरहॉलिंग हो रही है, हम पूरा बेस ईयर ही चेंज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार जो है ना, हम जो है ना जीडीपी की कैलकुलेशन को भी चेंज करेंगे, क्योंकि भाई अभी नए टाइम के हिसाब से हमें अपनी जीडीपी कैलकुलेशन करनी है। उसमें जो पुरानी खामियां थी जो 2000 में 2011-12 में थी, अब उसको हम चेंज करके जितनी भी खामियां थी उसको गैप को जो जो भी गैप थे उसको फिल करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर बेस ईयर में, जब इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में, ठीक है, जीडीपी कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी में। तो क्यों बेस ईयर मैटर करता है, तो बेस ईयर एक फिक्स प्राइस पॉइंट की तरह वर्क करता है, जहाँ से हम अपनी रियल जीडीपी कैलकुलेट कर पाते हैं, और ये देख पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ग्रोथ में कैसे 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 बढ़ रही है, मतलब हमारी जीडीपी कैसे बढ़ रही है इन्फ्लेशन के साथ साथ, मतलब इन्फ्लेशन भी है यहाँ पर, और उसके टाइम पे हमारी रियल जीडीपी है वो कैसे बढ़ रही है, ठीक है, वो पता लगाता है बेस ईयर से पता लगता है। पर ओवर द टाइम ये जो बेस ईयर है ये बहुत बुरी तरह फेल हुआ है कैप्चर करने के लिए न्यू इकोनॉमिक इंजन्स, क्योंकि अब देखो, पहले जब 2011-12 में कुछ बकेट्स क्रिएट करी गई थी, तो उन बकेट्स में बहुत सारे आज के मटेरियल्स नहीं इंक्लूडेड थे, भाई डिजिटल इकोनॉमी तब इतनी अच्छी बूस्ट नहीं थी, हमारे जब जीएसटी के कंप्लायंस हैं वो एडिड नहीं थे 2000 उसमें, नहीं कहाँ थे 2011-12 में नहीं थे। तो तब जो है यहाँ पर उनका बकेट में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज जोड़ा ही नहीं गया, तो एक रियल पिक्चर में कहीं मिल ही नहीं पाती। अगर हमारी देश की डिजिटल इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही होती है, तो
हमें ये नहीं पता चलता वो यूपीआई की वजह से बढ़ रही है या किसी और पर्टिकुलर चीज़ की वजह से बढ़ रही है या कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी की वजह से बढ़ रही है ना, मतलब हमें पता नहीं चलता है हमें, क्योंकि बकेट उसकी डिसाइड ही नहीं कर रखी, कुछ बकेट है ही नहीं उसकी, जीएसटी कंप्लायंस भी नहीं थे उस टाइम पे, है ना, कुछ ऐसा था ही नहीं। तो हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई किस पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को अब कहाँ वर्क करना चाहिए, अपनी स्कीम्स को कैसे मोल्ड करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को कैसे अपनी पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अभी की जीडीपी का जो बेस ईयर है वो गैस वर्क पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अभी हम जो है गैस वर्क ज़्यादा करते हैं, डाटा ड्रिवन कम रहते हैं, गैस वर्क ज़्यादा है, डाटा ड्रिवन कम है। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हम डाटा ड्रिवन काम करेंगे, हम गैस वर्क को छोड़ देंगे, ठीक है, तो कमाना बंद कर देंगे। तो जो नई सीरीज़ है वो शेड्यूल है, रिलीज़ हो जाएगी 27 Feb 2026 में। स्पेसिफिक प्रपोजल फोकस ऑन अपग्रेडिंग द क्वार्टरली जीडीपी और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एस्टिमेटिंग यूजिंग बेटर डाटा, जो मैंने बोला बेटर डाटा, अच्छा डाटा यूज़ करेंगे, और हाँ अलग अलग मेथोडोलॉजी भी यूज़ करेंगे, तो उसमें कुछ स्मार्टर मैथ भी आएगी, हम थोड़ा मैथ के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। द सेंसर्स, द न्यू हाई फ्रिक्वेंसी डाटा सोर्सेज, तो इस बार जो हम पर्टिकुलर चेंज करने वाले हैं, हम ये 3 चीज़ें चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यू डाटा सोर्सेज को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने पहले मॉडल्स के अंदर, ठीक है, जो पहले हमारे ओल्ड मॉडल्स थे उसके अंदर हम ये नए डाटास को ऐड करेंगे, ठीक है। हम मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करूँगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बोला है, जीएसटी डाटा, एचएसएन और सैक क्लासिफाइड, ठीक है। तो ये रिप्लेस करेगा ब्रॉड सर्विस फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो एक बार थोड़ा पढ़ते हैं फिर मैं डिस्कस करूँगा। जो एचएसएन कोड होता है ना, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। वो जो कोड होता है वो गवर्नमेंट को ये बताता है कि भाई कौन सी पर्टिकुलर चीज़ बनी है असलियत में, ठीक है, स्टील बनी है, प्लास्टिक बनी है, और बनी है उसके बाद कहाँ सोल्ड भी हुई है, ठीक है। तो एक सेक्टर की प्रिसाइज लेवल ट्रैकिंग कर सकता है ये, है ना, जीएसटी, मतलब जीएसटी डाटा में जो एचएसएन नंबर कोड होता है, ठीक है, रेदर देन गैसिंग। तो पहले क्या होता था, अब इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो हमारा ये पूरा सिस्टम था ना, वो किस पे डिपेंड करता था, MCA21 डाटाबेस पे, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट फाइलिंग के लिए यूज़ होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फाइलिंग, ठीक है, फाइलिंग, या हम जो है ना एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज करते थे, ठीक है, वहाँ का डाटा को यूज़ करते थे। तो हम जो है इनडायरेक्टली ये एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है, ये कोई भी बंदा जो है ऑफिशियल जो है यहाँ पर जाता था, इनसे सीधे पूछता था कि तुमने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, जो कि भाई चेंज हो सकता है। ये पूछता था तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, जो ऑफिशियल है वो ये पूछता था इन कंपनीज़ के पास जाके कि भाई तुम्हारा जो है प्रॉफिट कितना है, ठीक है, इस बार का रेवेन्यू कितना है। और कुछ शेल कंपनी को भी इनकॉर्पोरेट कर लेता था, शेल कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती थी, और कुछ इनएक्टिव फर्म है वो भी आ जाती थी इसमें, इस डाटा के अंदर। भाई जो शेल कंपनी है, जो इनएक्टिव कंपनी है, वो MCA21 डाटाबेस के अंदर आ गई और वो ग्रोथ दिखा रही हैं, तो लेकिन वो असली ग्रोथ तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो शेल कंपनी है और वो इनएक्टिव कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों को यूज़ करके, इनका डाटा यूज़ करके मैं जो अपनी जीडीपी दिखाऊंगा वो तो गलत आएगा ना, थोड़ा ट्यूब्ड होगा, ठीक है। और प्रॉफिट में एक ऑफिशियल एनुअल सर्वे कर रहा है और जाके पूछ रहा है प्रॉफिट के बारे में, तो भाई प्रॉफिट को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, इन्फ्लेट किया जा सकता है और डिफ्लेट भी किया जा सकता है प्रॉफिट को, है ना, कुछ भी किया जा सकता है इसके साथ, मैनिपुलेशन बहुत आसान होता है रेदर देन द एक्चुअल प्रोडक्शन। हम जो है ना इस पर्टिकुलर मॉडल से हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक तो एनुअल सर्वे करते थे और बहुत गलत डाटा को ऐड कर लेते थे और डायरेक्ट इनसे पूछते थे, रेदर देन हम ये नहीं देखते थे कि भाई जो कंपनियां हैं वो कितना एक्चुअल प्रोडक्शन कर रही हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं देखते थे। तो अभी लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे देखेंगे आप, तो इन्होंने यही बोला कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ना, अब आप कैसे देखोगे, जो जीएसटी डाटा है ना, जीएसटी डाटा है वो एक ट्रांजैक्शन बेस्ड है, वो एक ट्रांजैक्शन बेस्ड डाटा होता है, ठीक है, मतलब जब कुछ ट्रांजैक्शन हो जाती है तब वो जीएसटी डाटा क्रिएट होता है, ठीक है। जीएसटी तभी क्रिएट होता है ना भाई, गुड्स एंड सर्विसेज तभी होता है ना, आपका 5% आपने कुछ मान लो कुछ खरीदा, तभी आपको जब बिल मिलता है उस पर 5% लिखा आता है ना, तो जहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन पूरी करी, आपने कंज्यूम किया, मान लो मैं कहीं फूड खरीदने गया और उस पर 5% मैंने जीएसटी भरा, तो भाई मैंने खरीद लिया और फिर मैंने खा लिया वो खाना, तभी तो मेरा 5% जीएसटी क्रिएट हो गया और फिर वो गवर्नमेंट को मिल गया जीएसटी का जो मेरा पूरा टैक्स था, है ना। तो वो ट्रांजैक्शन बेस्ड है, मतलब उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसको पूरा ट्रैक किया जा सकता है जीएसटी नंबर से, जीएसटी इन से, है ना। तो उससे
ट्रैक किया जा सकता है। तो यही है, तो ये इन्होंने ये बोला है, जो HSN कोड है ना, HSN कोड यूज़ होता है गुड्स को ट्रैक करने में। इसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये गुड्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स है, जैसे स्टील है, तो स्टील का जो HSN कोड होगा ना वो अलग होगा, ठीक है। और अगर मान लो सीमेंट है तो सीमेंट का HSN कोड होगा अलग। तो अब देखो, अब ये जो अगर ये प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब वॉल्यूम पे हम देखेंगे। अगर ये प्रोडक्शन हो भी रहा है तो हमें पता चल जाएगा HSN कोड के थ्रू कि हाँ यार, स्टील का प्रोडक्शन इतना हुआ है, तो इस बार कंपनियाँ इतनी ग्रो, ये जो स्टील बनाने वाली कंपनी है इसने इतना ग्रोथ किया ही किया होगा, ठीक है। मान लो इसने 10,000 मतलब 100 बिलियन डॉलर का मान लो धंधा किया है, ठीक है, काम किया है, प्रोडक्शन किया है स्टील का, तो हमें पता चल जाएगा ना HSN कोड के थ्रू कि यार इस कंपनी ने ये वाला जो HSN कोड है ये स्टील का है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार हाँ, हमारी कंपनी ने इतना इतना बिजनेस किया है। तो ऐसी सीमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस को ना देखते हुए ये देखता रहता है कि भाई ये कितनी बारी इसका वॉल्यूम कितना था, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम स्पेसिफिक ज़्यादा होता है। तो रिवेन्यू ना देख के, मोस्टली रिवेन्यू ना देख के, हर एक सेक्टर का अलग अलग वॉल्यूम देखना, वो HSN कोड से देख सकते हैं, हर एक सेक्टर का अलग अलग वॉल्यूम देखना, तो हमें पता चल जाता है कि यार हमारी GDP अब इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि स्टील 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 जो है ना मैन्युफैक्चर हो रहा है अच्छे वॉल्यूम से। वो हमें किससे पता चलेगा? HSN से। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जो है हम रिवेन्यू को ना देख के किसी पर्टिकुलर HSN कोड को देखें और उसमें देखें कि उसका कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वॉल्यूम उसका यूज़ हो रहा है, तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ यार GDP हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड कि हम कर सकते हैं ऐसी, है ना। अभी इसमें एक और चीज़ क्या है, अगर मान लो स्टील का प्राइस जो है ना कम हो जाता है, स्टील का प्राइस कम हो जाता है, लेकिन जो वॉल्यूम है भाई वो तो उतना ही रहेगा ना। तो भाई प्राइस से कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम से तो वॉल्यूम से फ़ायदा है ना, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही इसलिए वॉल्यूम को देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला जो पार्ट है वो ऐसे ऐसे काम करता है। जो पहला वाला है वो यही है, क्लासीफाई करेंगे हम सारे के सारे मटेरियल्स को। ई वाहन पोर्टल, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है, देखो जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस ये जो ना डीलर्स को सेल कर देती है अपनी सारी सारी कार, फिर ये डीलर जो है ना हमें कंज्यूमर्स को देते हैं, मतलब बायर्स को देते हैं, कंज्यूमर्स या बायर्स को देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो कार कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं ना, अपनी प्रोडक्शन दिखाने के लिए, अपनी सेल्स दिखाने के लिए, होलसेल नंबर को दिखाने के लिए, ये जो है ना बहुत ज़्यादा कार डीलर को भेज देती हैं, सोल्ड कर देती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये तो इसको तो बोलेंगे होलसेल नंबर, क्योंकि ये तो प्राइमरी नंबर है ना, तो ये होलसेल नंबर। तो इन्होंने क्या किया, होलसेल नंबर को ट्वीक कर दिया, है ना, बढ़ा दिया, इन्फ्लेट कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप जो है ना हम इस होलसेल नंबर को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि माना कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बहुत ज़्यादा डीलर्स को सोल्ड कर दिया, लेकिन असलियत में कौन कौन इसको चलाएगा, कौन इसको यूज़ करेगा, वो कंज्यूमर्स करेंगे। तो अगर कंज्यूमर ने इन इन सारी कार को डीलर से बाय ही नहीं किया, तो फिर कोई कोई मनी ने हैंड चेंज ही नहीं किया और इकोनॉमी में बढ़ावा आया ही नहीं, मतलब GDP की ग्रोथ सही से हुई नहीं, ठीक है। प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन ग्रोथ भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि मनी जो है अपना हैंड चेंज करते रहना चाहिए, एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होती रहनी चाहिए। जो डीलर के पास जो सोल्ड होके आई थी वो वापस कंज्यूमर ने कभी खरीदी ही नहीं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, हम जो ना होलसेल नंबर नहीं देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर ने कितनी बाय करी, कंज्यूमर ने कितनी बाय की। अभी कंज्यूमर कैसे देखेंगे, तो वो यही बोल रहा है कि जो ई वाहन पोर्टल होता है ना, अब हम वहाँ का डाटा इंटीग्रेट करेंगे इसका, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर ई वाहन पोर्टल है वहाँ पर क्या होता है, व्हीकल रजिस्टर होते हैं, और व्हीकल कब रजिस्टर होते हैं, जब किसी बायर ने उस व्हीकल को बाय कर लिया हो और रोड पे चलाया हो, ठीक है, रोड पे आ गई हो कार, ठीक है, मतलब फाइनली अब कंज्यूमर ने उस पर्टिकुलर मटेरियल को कंज्यूम कर लिया है। तो ई वाहन पोर्टल से वो डाटा लेंगे कि भाई कार मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ रही है। अभी कार मैन्युफैक्चरिंग कैसे पता लगाएंगे, ई वाहन पोर्टल से, कि ई वाहन पोर्टल पे कितनी कार रजिस्टर्ड हुई हैं। अगर ज़्यादा कार रजिस्टर हुई है, इसका मतलब जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पर बहुत अच्छा बूम आ रखा है इस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके अलावा ये जो चीज़ है ना, ये स्टेट वाइज डाटा भी देगा, ठीक है। जैसे यूपी में कितनी कार हुई, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी कार हुई, MP में कितनी, महाराष्ट्र में कितनी कार हुई, ठीक है। तो हमें स्टेट वाइज भी, तो ये इन्होंने अभी बोला था ना GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी निकालने का तरीका बताएगा, है ना। तो वो ये इस चीज़ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें कर ली, ठीक है। अभी तीसरे क्या है, नेचुरल गैस कंजप्शन। देखो नॉर्मली क्या होता है,
नॉर्मली क्या होता है, देखो यहाँ पर आप पूरा पढ़ ले रहे हो, है ना। व्हीकल रजिस्ट्रेशन डाटा इज अ डायरेक्ट प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट कंजप्शन, बाइंग कार, कॉमर्शियल और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, बाइंग ट्रक, ठीक है। तो हमें रियल कंजप्शन देखनी है तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन जहाँ होगा वहाँ पर रियल कंजप्शन होगा, बायर ने बाय कर लिया होगा, ठीक है। अब अगला क्या है, नेचुरल गैस कंजप्शन। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ओल्ड इंडस्ट्री प्रॉक्सीज को। तो ओल्ड इंडस्ट्री प्रॉक्सी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज होती है ना, मेन इंडस्ट्रीज होती है, मेन इंडस्ट्री होती है, वो जो ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है सब कुछ प्रोडक्शन करने में। तो ये बोल रहे हैं कि जितनी मैं मेन इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगी, इसका मतलब उतना ही इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही है अच्छा खासा। ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जितना वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है उतना ही वो प्रोडक्शन भी कर रही होगी। भाई खाली तो बैठी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी जला रही होगी, है ना। भाई वहाँ पर जो है एसी चल रहा होगा, लाइट जल रही होंगी, कुछ प्रोसेसेस हो रही होंगी, है ना। तो वर्कर्स वर्क कर रहे होंगे, मशीन्स काम कर रही होंगी, प्रोडक्शन कर रही होंगी, तो खाली तो बैठी नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट लिंक कर दी इन्होंने प्रोडक्शन से मेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भूल गए, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना होती है भाई। जो मेन हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हैवी इंडस्ट्री हैं, वो जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, सिरामिक इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई, ये तो भाई थर्मल एनर्जी यूज़ करती हैं। तो थर्मल एनर्जी और नेचुरल गैस को कौन कंज्यूम करेगा, मतलब कौन उसमें इसमें ऐड करेगा जीडीपी कैलकुलेशन में। तो इन्होंने यही बोला, अब से जो है हम ब्लाइंडली इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं करेंगे, हम नेचुरल गैस कंजप्शन भी देखेंगे, हम थर्मल पावर प्लांट की एनर्जी का कंजप्शन भी देखेंगे। सब चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो हमने लास्ट बार डाटा में गैप्स छोड़े थे, हम उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो मान लो किसी इंडस्ट्री ने बोला कि यार हमने जो ना 10% की ग्रोथ करी इस बार, ठीक है। तो अभी ये जो ग्रोथ है ये असलियत में करी या नहीं करी, तो ये इससे क्या है, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अगर इस बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी प्लस गैस प्लस थर्मल एनर्जी सब यूज़ करा होगा अच्छे से, तो हाँ मतलब इसने वो ग्रोथ करी ही होगी, है ना। इतना हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि खाली तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे बर्बाद तो करेगा नहीं, है ना। भाई उसको पैसा देना पड़ता है उस चीज़ का। तो क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि अगर वो 10 वो बोल रहा है 10%, तो क्या 10% के हिसाब से उसने ये सब चीज़ें यूज़ भी करी हैं या नहीं करी हैं। अगर नहीं करी इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल पंपिंग करते थे ना ये इंडस्ट्रीज, 10% बोल के 11% बोल के करते नहीं थे उतना, है ना। आर्टिफिशियल पंपिंग रुक जाएगी। तो वो यही बोल रहा है कि ये 3 जो नए सेंसर हैं, जो 3 नए सेंसर हैं, एक डाटा जीएसटी डाटा जिसमें एचएसएन और सैक का क्लासिफिकेशन करेंगे, और ईवान पोर्टल जो है, और नेचुरल गैस कंजप्शन जो है, अगर इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए और फिर इंडस्ट्री से पूछा जाए कितनी प्रोडक्शन करी, तुम्हारी क्या है जीडीपी, तो गलत आंसर नहीं दे पाएंगे, फंस जाएंगे अगर गलत देंगे तो, ठीक है। और हमें सही डाटा मिलेगा। अगला क्या है, द इंजन अपग्रेड मैथोलॉजिकल चेंजेस किए हैं, ठीक है। अभी कुछ एक एडवांस मैथमेटिक्स को भी यूज़ किया है इन्होंने, ठीक है। हम मैथमेटिक्स में ज़्यादा घुसेंगे नहीं, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या वो। द शिफ्ट टू द प्रोपोर्शनल डेंटॉन डेंटॉन मेथड होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ इसको पहले, है ना। अगर मैं एग्जांपल से बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो आप जो है आप एक फैक्ट्री चलाते हो, ठीक है। आप एक फैक्ट्री चलाते हो और आप जो है ना एक रो डाटा मेंटेन करके रखते हो, रो डाटा मेंटेन करके रखते हो, किस में, अपनी डायरी में। और ये जो है ना क्वार्टरली डाटा आप मेंटेन करते हो, मैं क्वार्टरली ले रहा हूँ, क्वार्टरली डाटा मेंटेन करते हो, ठीक है। तो आप हर क्वार्टर में Q1 में, Q2 में, Q3 में, Q4 में डाटा मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। अभी आपने Q1 में लिख दिया कि यार मेरे को मान लो 20 रुपये आए, ठीक है। मैंने 20 रुपये की कमाई करी, ठीक है। फैक्ट्री ने मतलब प्रोडक्शन किया, 20 रुपये का प्रोडक्शन किया फॉर एग्जांपल। Q2 में ही 20 रुपये का किया, Q3 में ही 20 रुपये का किया, Q4 में ही 20 रुपये का किया। तो अब इसको एट द एंड ऑफ द ईयर ये बोल रहा है यार मैंने तो जो है ना अपनी बुक में लिख रखा था डायरी में 80 रुपये का मैंने पूरा प्रोडक्शन किया। बट अब हो गया पूरा ईयर ख़त्म होने के बाद जो है ना इसने अपना बैंक खोल के देखा, बैंक अकाउंट में था यार 100 रुपये लिखा हुआ। तो इसका मतलब जो इसने हर क्वार्टर में कुछ अलग अलग जीडीपीज निकाली, अभी जीडीपी के साथ रिलेट कर रहा हूँ, जीडीपी निकाली होगी अलग अलग, वो थोड़ी की थोड़ी गलत हुई होगी, है ना, थोड़ी गलत होंगी अपने आप में, क्योंकि जब ओवरऑल निकालते हैं तो एक अलग अलग पिक्चर क्रिएट होती है, ठीक है, एवरेज पिक्चर क्रिएट होती है। तो एवरेज पिक्चर 100 रुपये की थी, तो इसने बोला यार ये तो गलत हो गया, तो अब ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो डिफरेंस है 100 माइनस
₹80 का डिफरेंस है ₹20, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये जो आई होगी ग्रोथ, ये इन चारों क्वार्टर में से ही आई होगी, किसी में से ज़्यादा से आई होगी, किसी में से कम में से आई होगी, है ना। ये जो बाकी जो ₹20 हैं, तो अब ये क्या बोल रहा है, ये जो ₹20 हैं, ये क्या करता है, अब इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है, एडजस्ट करता है, जो ज़्यादा आ गया है अब उसको एडजस्ट करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है, इसको जो है डिवाइड बाय 4 करेगा, इक्वली स्प्लिट करेगा, ₹5 में कन्वर्ट करेगा और सब में ऐड कर देगा, सब में ऐड कर देगा। तो अब क्या दिखेगा हमको, पहले जो हमें Q1, Q2, Q3, Q4 क्या दिख रहा था, डाटा क्या दिख रहा था, 20 20 20, अब हमें दिखेगा 25 25 25 25, सडनली बढ़ा हुआ दिखेगा हमें, है ना, सब कुछ। लेकिन अभी आपने ये वाले पिक्चर देख लिया, अब यहाँ पर देखना, इस फोकस करना, ये ईयर वन की कहानी थी, ठीक है। ये हमें ये सब चीज़ें, ये नॉर्मलाइजेशन कब हुआ, जब हमें पूरा ईयर का डाटा पता चला, ठीक है। लेकिन अब अगले साल ईयर टू में Q1, Q2, Q3, Q4, जैसे ही Q1 का डाटा इसने निकाला, दोबारा से निकाला 20 रुपीज़ मान लो, तो हमें क्या दिखेगा, हमें जो पूरी कंट्री है उसको क्या दिखेगा। अभी कंट्री की बात ले लो, ₹25 का इसने जीडीपी जो ग्रोथ थी ₹25 के हिसाब से चल रही थी, ठीक है, Q4 में। लेकिन आप सडनली कैसे चेंज हो गई यार, 20 रुपीज़ हो गई सडनली, एकदम गिर गई, एकदम गिर गई, 25 एक कांस्टेंट स्मूथ जीडीपी चल रही थी, सडनली गिर गई। इसका मतलब मार्केट में क्रैश आ गया क्या, कुछ प्रॉब्लम चल गई क्या, मतलब कंपनी कुछ बैंकरप्ट हो गई, कुछ परेशानी हुई कंपनी को, कंपनी की प्रोडक्शन लाइन फेल हो गई, कुछ ऐसा क्या हो गया। तो ये जो है, ये तो रॉ डाटा था जो हर क्वार्टरली निकालता था, ठीक है। रॉ डाटा तो ज़्यादा बड़ी पिक्चर आपको देता नहीं है, तो लेकिन जब हमने पुराने पिक्चर में से जो हमारी पुरानी ईयर का जो फोर्थ का डाटा था, जो एडजस्टेड डाटा था, उसको हमने नए डाटा के साथ, नए ईयर के डाटा Q1 के साथ देखा, तो हमें दिखा यार ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया। तो ये जो ये होता है फेक ड्रॉप आ जाना, असलियत में नहीं, असलियत में भाई वो 20 का ही करता था, हमेशा 20 का ही कर रहा था। लेकिन जब एंड में थोड़ा एडजस्टमेंट किया, फिर 25 हो गया वो, और इसने क्या किया, इसने उसको 4 से इक्वली डिवाइड कर दिया। अभी भाई ऐसा हुआ होगा असलियत में कि यहाँ पर ये फोर्थ क्वार्टर में कम हुआ होगा और ये इनमें ज़्यादा हुआ होगा, और ये जो वैल्यू होगी ना असलियत में 21.1 होगी। अब ये बड़ी वैल्यू नहीं दिख रही हमको, है ना, ये बड़ी वैल्यू नहीं दिख रही, 21.1 होगी तो ये 20 दिख रही है, तो इसका मतलब ज़्यादा बड़ा ड्रॉप नहीं दिख रहा। तो यही प्रॉब्लम थी पहले, ठीक है। द ओल्ड वे जो था प्रो राटा बेंचमार्किंग करते थे। तो इसमें क्या था, इमेजिन द जीडीपी ग्रोथ जो है 8% पे चल रही है, बट द क्वार्टरली इंडिकेटर, जो क्वार्टरली इंडिकेटर्स थे वो वॉलेटाइल जंप शो करते थे, ठीक है। द प्रो रेटा मेथड, जो प्रो रेटा मेथड होता है वो सिंपली फिट करता है, फोर्स फिट करता है द क्वार्टर्स टू मैच द ईयर को मैच करने के लिए, ठीक है। तो वो जो 20 था वो चेंज होने लग जाता है 25 की तरफ। लेकिन वो क्या बोल रहा है, लेकिन जो चेंज है ना, ये इक्वली चेंज होता है, हर एक क्वार्टर में इक्वल चेंज कर देता है वो, है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना है, अब हम इक्वल चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे जब ये इक्वल चेंज कर देता है, तो जो हमें अगला जो नेक्स्ट क्वार्टर मिलता है, Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो हमें जंप ही मिलता है ना, एकदम 25 से 20 की तरफ भाग जाना होता है। 25 चल रहा था, अब 20 भाग गया, तो ऐसा डाटा मिलता है, तो वो गलत है। असलियत में वो 25 जो है 25 नहीं रहा होगा, वो 21.1 के अराउंड रहा होगा। अब ये इतना गिरना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन ये जो गिरना था वो बड़ा चेंज था, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि डेंटन मेथड यूज़ करेंगे, जहाँ पर वो जो गिरना है, जो ये आप जो 25 जो ये ₹20 का एक्स्ट्रा हमने डिवाइड बाय 4 किया ना, अब ये डिवाइड बाय 4 नहीं करेंगे। अब ऐसे नॉर्मलाइज करेंगे कि ये जो Q4 और ये Q4 ऑफ ईयर 1 और Q1 ऑफ ईयर 1, ईयर टू वो जो ना अलग दिखे, मतलब वो एक स्मूथ वे में चेंज होता हुआ दिखे, ऐसे करके, मतलब सडनली चेंज ना हो, स्मूथ वे में चेंज हो, ठीक है। वो यही बोलने की कोशिश कर रहा है, यही एक मेथड है। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक टेक्निक यूज ग्लोबली, जो IMF रिकमेंड भी करता है। इट प्रिजर्व द पैटर्न, जो पैटर्न होता है हमारे जीडीपी का पैटर्न है, वो बरकरार रखता है उसको, है ना। पैटर्न होता है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स लाइक मंथली फैक्ट्री आउटपुट while ensuring that the number still adds up to the annual total, ठीक है। तो वो एकदम चेंजेस नहीं आते बड़े वाले, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो स्मूदर मोर रियलिस्टिक क्वार्टर ग्रोथ दिखती है, चार्ट दिखते हैं विदाउट आर्टिफिशियल स्पैकिंग, को आर्टिफिशियल स्पैकिंग नहीं दिखती, तो वो यही बोल रहा है। तो वो ये सेम चीज़ को मैंने यहाँ बता रखा है। फेक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है क्योंकि Q1 जो है ना बहुत सडनली ड्रॉप हो जाता है, पीपल थिंक कि इकोनॉमी फेल हो रही है, लेकिन बस ये प्रॉब्लम क्या है, बैड मैथ की प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है, हम नया मेथड यूज़ करेंगे, जो
जो एक अच्छा सा स्मूथ कर्व हमें देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फूड सब्सिडरी, ठीक है, द चेंज फूड सब्सिडरी विल नाउ बी ट्रीटेड एज अ काइंड ट्रांसफर इन काइंड रेदर देन द प्रोडक्ट सब्सिडरी। तो पहले क्या होता था, देखो जो जीडीपी होती थी ना, अगर मार्केट प्राइस में कैलकुलेट कर रहे होते तो वो होता था जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन प्लस जो टैक्स मिला गवर्नमेंट को, और उसमें जो सब्सिडी माइनस करनी पड़ती थी। तो जैसे हमारी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है ना फ्री में राशन बांट देती है, पैसा फूड बांट देती है। तो मान लो वीट बांट देती है, जब वीट फ्री में सब्सिडरी की तरह बांट रही है तो जो उसका प्राइस है, वीट का जो प्राइस है ना, वो कम होने लग जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड कम है अब, क्योंकि ये मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है बहुत सस्ते रेट पे, तो प्राइस भी जो है, मार्केट प्राइस जो है वो अब ड्रैग होने लग जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कम हो गया तो इसलिए सब्सिडरी है, जो हमारा टोटल जीडीपी है, जीडीपी भी ड्रैग आने लग जाएगा, क्योंकि मार्केट प्राइस कम हो गया। वीट का मार्केट प्राइस ये ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी कमोडिटी है। तो जीडीपी जो कैलकुलेट अगर हम मार्केट प्राइस पे करने की कोशिश करेंगे, तो जो वीट का जो मार्केट प्राइस है वो पहले कुछ पर्टिकुलर वैल्यू 100 रुपीज़ दिख रहा था, अब ये सिर्फ 60 रुपये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री में बांट दी ये चीज़, गवर्नमेंट ने जो मार्केट प्राइस था उसको ड्रैग करके उसको कम कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसको फ्री में बांट दिया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, तो इसकी वजह से हमारी जीडीपी बहुत कम दिखती थी, ऐसा लगता था यार हमारी जीडीपी थोड़ी स्लगिश हो गई है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो क्योंकि इन सब्सिडरीज में बहुत पैसा जाता है ना, मतलब बहुत पैसा ये उड़ा देते हैं गवर्नमेंट, और ये फ्री में उड़ता है, जीडीपी में काउंट नहीं होता। ठीक है, माइनस हो जाता है। देखो, तो प्रपोज क्या किया, अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो है पहले तुमसे मटेरियल लेते थे और फ्री में बांट देते थे, अब जो है ना तुमसे मटेरियल लेंगे एज अ कंज्यूमर। तो अब गवर्नमेंट जो है एज अ कंज्यूमर मटेरियल खरीदेगी पहले बाय करेगी, और फिर इसको गिफ्ट की तरह बेचेगी, गिफ्ट की तरह देगी, ट्रांसफर इन काइंड करेगी। तो गवर्नमेंट इज एसेंशियली सेइंग वी आर परचेसिंग दिस फूड एट द मार्केट प्राइस, हम अब मार्केट प्राइस पे ये खरीदेंगे और फिर गिफ्ट करेंगे हाउस होल्ड्स को, कि भाई ये जो स्कीम है ये ज़्यादा इंपैक्ट ना डाले हमारी जीडीपी पे। ठीक है, जीडीपी पे ज़्यादा इसको रिड्यूस ना करे। तो दिस क्लासीफाई एज द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे ही जुड़ेगी ये चीज़। ठीक है, दिस स्टॉप द सब्सिडीज फ्रॉम ड्रैगिंग डाउन द हेडलाइन जीडीपी नंबर है हमारा, उसको कम करने से रोकेगी, पोटेंशियली लीडिंग टू द इमीडिएट स्टैट्स जो है हमारी बढ़ जाएंगी पोस्ट इन द जीडीपी फिगर। तो देखो, ये जो फॉर्मूला होता है, अगर एक्सपेंडिचर मेथड अब ले लें, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है जीडीपी का, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालने का वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ग्रॉस उसमें जुड़ जाएगी, तो जीडीपी के अंदर अब ये जुड़ेगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये क्या है, हमने साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव से अब हम पॉजिटिव साइन की तरफ लिया है। देखो यहाँ पर जो है नेगेटिव था सब्सिडरीज की फॉर्म में, लेकिन अगर उन्होंने अब खरीद लिया तो अब ये किस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगी, ये इस वाले पार्ट के अंदर आ जाएगी, अभी आ जाएगी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐड हो जाएगी अब जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें रियल पिक्चर दिखा करेंगे। सेक्टोरल एंड स्टेट लेवल इम्पैक्ट क्या है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइड पे। पहले क्या होता था, देखो अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन साइड, मुझे ऐसी इंडस्ट्रीज़ का जीडीपी निकालना है, तो ये पहले क्या करते थे, एम्प्लॉय साइड सर्वे लेते थे। हम क्या करते थे, जो जीडीपी होता था उसको कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू उनका प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय। ठीक है, पर एम्प्लॉय। अभी ये जो डाटा आता था वो पीएलएफ से आता था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। ठीक है, पीएलएफएस से आता था, और ये जो वैल्यू होती थी वो 5 से 6 साल ओल्ड होती थी। तो जो जीडीपी का जो डाटा था ना वो रियल टाइम कभी दिखता ही नहीं था। अभी तो हमारा जो पीएलएफ है वो मंथली आता है, चलो ये तो सही हो गई, लेकिन जो ये डाटा है ना प्रोडक्शन पर एम्प्लॉय, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कितनी हुई पर एम्प्लॉय, वो 5 से 6 ईयर का पुराना डाटा लेते थे जीडीपी कैलकुलेट करने में, जो कि हमें जीडीपी का भी रियल पिक्चर दिखाता ही नहीं था। तो अब इन्होंने क्या बोला, क्यों नहीं दिखाता था, हम एक बार ये भी देख लेते हैं। मान लो अगर मैंने 2 एम्प्लॉयर को किसी कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉय हैं, मैंने 2 एम्प्लॉय को फायर कर दिया। ठीक है, और उसकी जो सैलरी बची उससे मैंने एक मशीन खरीद ली जिसने मेरी कंपनी की प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी। तो ये क्या देखेगा जीडीपी, यार ये तो इसने नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम कर दिए, पहले 20 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 18 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या डाटा गलत दिख क्या रहा है, जीडीपी घट रहा है, लेकिन मैंने जो मशीन खरीदी उसकी वजह से जो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा उसको कौन काउंट करेगा।
उसको काउंट नहीं करेंगे। तो वो ये अब ये कैसे काउंट होगा, ये अब गवर्नमेंट बोल रही है हम सप्लाई साइड डाटा रिलाई करेंगे। कैसे, जीएसटी सीमेंट या स्टील डाटा को हम देखेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, तुम अगर घर बनाना चाहते हो, एक होम बनाना चाहते हो, तो तुम्हें ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम उसको खरीदोगे और ख़रीदने के लिए कंपनियाँ इसको बनाएंगी। तो जितनी कंपनियों ने बनाया होगा उतने, और जितना तुम्हारा कंजप्शन रहा होगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा ना कितनी सप्लाई साइड, कितना कंजप्शन तुमने किया, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि यार कितना सीमेंट बना होगा, कितना स्टील बना होगा, मतलब कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, है ना। तो वो यही बोल रही है कि अब जो है ये सप्लाई साइड पे रहेंगी ज़्यादा, और ये एम्प्लॉय साइड जो सर्वे है उसको भूल जाएंगी, ठीक है, नहीं करेंगे, वो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। तो ये, और हम अब ये ट्रैक कैसे करेंगे सीमेंट और स्टील का, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी का जो HSN नंबर है उससे करेंगे, है ना, उसके थ्रू ट्रैक करते रहेंगे कितना वो सप्लाई हुआ, ठीक है, कितने लोगों ने परचेस किया उसको। फाइनेंशियल सर्विसेज लाइकली टू इनकॉर्पोरेट मोर ग्रेनुलर डाटा फ्रॉम द डिजिटल पेमेंट एंड फिनटेक। तो पहले क्या होता था, पहले ये मार्केट में था ही, है ना, जो हमारी ये वाली सीरीज थी इसके अंदर ये था ही नहीं, ये चीज़ थी ही नहीं भाई, फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं थी, और फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ रही हैं अभी, है ना, लेकिन ये पहले थी ही नहीं। तो इससे दिक्कत क्या होती थी, या तो ये जो पर्टिकुलर चीज़, अब जो चीज़ होती है, अब जैसे मान लो कोई पेमेंट हुआ, ठीक है, उसकी जो ट्रांजेक्शन फीस हुई, तो ये जो फिनटेक कंपनियां है ना, ये इसको जो है ना सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में डाल देती थी कि भैया सॉफ्टवेयर वाला है। तो इससे ये पता नहीं चलता था कि हमारे इंडिया की जो डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी है वो बढ़ भी रही है घट रही है, इसको तो पता ही नहीं चला, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में डालती थी, गलत पार्ट में डालती थी। तो या तो ये पहले गलत क्लासीफाई कर देती थी, या इनको यूज़ ही नहीं करती थी, इन डाटा को मिसप्लेस कर देती थी, इनको यूज़ ही नहीं करती थी। तो इससे क्या होता था, विच वर लार्जली इनविजिबल इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो प्रॉब्लम होती थी पता लगाने में, जीडीपी, रियल जीडीपी, क्योंकि ये फास्ट मूविंग, भाई डिजिटल पेमेंट जो है फास्ट मूविंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और तुम उसको सॉफ्टवेयर वाली बकेट में डाल के कर रहे हो, और उसका परसेंटेज थोड़ा कम है, ठीक है, तो तुम्हारी जीडीपी सही से आ भी नहीं पा रही है। तो अगर इस बार हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज थोड़ा अच्छा खासा रखेंगे, ठीक है, अगर ये इसमें ज़्यादा बूस्ट आएगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से। वही है सब नेशनल अकाउंट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें उन्होंने एक चीज़ बोली है, मैं एग्जांपल लेके इसको बताता हूँ। देखो इसमें दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है HQ इफेक्ट, हेड क्वार्टर इफेक्ट, और एक होता है एवरेज, नेशनल एवरेज ट्रैप, नेशनल एवरेज ट्रैप। तो इसमें क्या है, देखो नेशनल एवरेज ट्रैप में क्या होता है, मान लो इंडिया का ओवरऑल, इंडिया का जो एवरेज ग्रोथ है, मान लो इनफॉर्मल सेक्टर में वो जो है 5% से है, ठीक है। तो अब इससे मुझे क्या पता चलेगा, मुझे यही पता चलेगा जो यूपी में जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी ग्रोथ भी 5% से ही हो रही है, ठीक है। तो ये एवरेज हो गया। अभी यूपी में कुछ अलग इनिशिएटिव चल रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वहाँ पर जो कंपनियां हैं वो अच्छे से अलग ढंग से प्रोडक्शन कर रही हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, वहाँ का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन बिकॉज हमारी नेशनल एवरेज 5% पे ही है, तो हम इसको हर एक स्टेट को सेम परसेंट दे देते थे ये लोग। तो इससे क्या है कि जो अच्छे स्टेट है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको तो कुछ मिला ही नहीं, उनको कोई ना इंसेंटिव मिला ना कुछ मिला, है ना, उनका जो डाटा था वो तो खराब ही दिखा अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी। तो अब ये नेशनल एवरेज को ख़त्म कर रहे हैं लोग। HQ इफेक्ट क्या होता है, देखो पहले अगर मान लो कंज्यूमर है, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कार बना रही है, कार बनी मान लो तमिलनाडु में, ठीक है, कार बनी तमिलनाडु में, लेकिन कंज्यूम कहाँ हुई, कंजप्शन उसका कहाँ हुआ, ठीक है, ट्रेड कहाँ हुई इसकी, ठीक है, वो ट्रेड हुई इसकी यूपी में। तो पहले क्या होता था, जहाँ भी जिस स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, उसी स्टेट का डाटा यूज़ कर लेते थे, है ना, जीडीपी उसकी ही बढ़ा देते थे। मतलब भाई अगर ये मैन्युफैक्चरिंग हुई तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु की जो जीडीपी आएगी, जो GSDP होगी, वो तमिलनाडु की बढ़ी हुई मिलेगी। लेकिन कंज्यूम कहाँ हुआ, कंज्यूम तो यूपी में हुआ, तो यूपी को तो कोई क्रेडिट मिला ही नहीं, यूपी को तो कुछ मिला ही नहीं। तो अब यही बोल रहे हैं, तो अब ये जो है ना हेडक्वार्टर इफेक्ट को ख़त्म करेंगे। मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग वाली जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, उस स्टेट की। जहाँ कंज्यूम होगी उसकी अलग से, उसकी जो ट्रेड और कंजप्शन वाली जीडीपी है वो वहाँ से बढ़ेगी। तो दोनों की ग्रोथ अलग अलग दिखेगी। तो अब अगर कोई भी स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, उसको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, और उसकी ग्रोथ हम सही से देख भी पाएंगे, एक अच्छा डाटा प्रेजेंट कर पाएंगे। बस यही चीज़ थी पूरी की पूरी।
ठीक है, ये खत्म होता है। माना कि ये इस वाले टॉपिक ने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बताना ज़रूरी था। ठीक है, अब बाकी जो टॉपिक है थोड़े आसान आसान है, जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ इंडियाज़ प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस फॉर जनवरी 2025। तो इन्होंने क्या बोला, देखो एक HSBC का फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, PMI जिसको बोलते हैं। तो भाई वो जनवरी में जो है ना 59.5 हो गया, जो कि 11th मंथ लो पहले जो था 57.7, जो दिसंबर में 57.8 था, जो कि 11th मंथ लो था, उससे बढ़ के अब इतना हो गया 59.5। तो अगर PMI हमारा 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब हमारी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सर्विस इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है। अगर नीचे होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अभी कितना दिख रहा है, 59.5 दिख रहा है, जो कि एक रोबस्ट और रैपिड एक्सपेंशन को शो कर रही है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी एक रेजिलिएंट इकोनॉमी और रिबाउंड इकोनॉमी दिख रही है। तो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ की एक्टिविटी सर्ज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो ये दिखाता है। तो PMI क्या है, एक पल्स चेकर है। PMI का फ़ायदा ये है, PMI ज़्यादा रिलायबल है GDP से, क्योंकि GDP का डाटा थोड़ा ओल्ड डाटा होता है, एक मंथ पुराना डाटा होता है। लेकिन PMI क्या है, उस मंथ का करंट डाटा देता है आपको, है ना, करंट पिक्चर देता है। ठीक है, तो PMI को बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो हेल्थ मेजर करते हैं, किसकी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की। तो ये हेल्थ चेकअप की तरह होता है इकोनॉमी के लिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ मेजरिंग, क्योंकि जो GDP है, जो ओल्ड डाटा मेजर करता है बाय द टाइम इट कम्स आउट। ठीक है, एक मंथ पुराना डाटा मेजर करता है मान लो। दूसरी ओर जो PMI है वो ये देखता है कि अभी क्या हो रहा है राइट नाउ, ये करंट डाटा देता है। ठीक है, तो इसलिए PMI को ज़्यादा देखना चाहिए। एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, ये यही बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसमें क्या होता है, जो HSBC का जो PMI है, इसमें क्या है, एक सर्वे भेजा जाता है परचेजिंग मैनेजर को, वो भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट कंपनी के परचेजिंग मैनेजर को। क्यों, सिर्फ परचेजिंग मैनेजर को, क्योंकि परचेजिंग मैनेजर वो पहले लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि इकोनॉमी जो ना टर्निंग चेंज होने वाली है। अगर वो चेंज होने वाली है, अगर क्यों कैसे, अगर उन्होंने बाय करना कम कर दिया, इफ़ दे स्टॉप बाइंग स्टील, और उन्होंने अपना हायरिंग जो स्टाफ है उसको हायर करना कम कर दिया, इसका मतलब अभी जो है नेक्स्ट वाले जो फैक्ट्री का आउटपुट है, नेक्स्ट मंथ जो आउटपुट है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि लोग कम है और स्टील भी कम आई है, रॉ मटेरियल भी इनकम हुआ है। एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल कम इन हुआ है, इनको पता है, परचेजिंग मैनेजर्स को पता है कि भाई कम हुआ है, इस बार इस मंथ इनकम हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ जो है इनको पहले से पता चल जाएगा भाई, तो दिख रहा है लॉजिकल, अगर कम रॉ मटेरियल इन हुआ है, लोग कम हायर हुए हैं, तो प्रोडक्शन नेक्स्ट मंथ जो है वो ड्रॉप होगा ही होगा। तो इन लोगों को पहले पता होता है, ये तो क्योंकि यही तो परचेस कर रहे हैं। ठीक है, यही तो सब कुछ कर रहे हैं वो चीज़ें, इसलिए पता होता है इन लोगों को। तो दे आर द कैनारीज ऑफ द कोल माइन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 5 पिलर से पूछा जाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो कैसे कैलकुलेट होता है हम देख लेते हैं, और वो सेम जो है ना सर्विस PMI के लिए होता है। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज निकालते हैं 5 स्पेसिफिक क्वेश्चन का, जो मैनेजर से पूछी जाती हैं, जो परचेजिंग मैनेजर से पूछी जाती हैं। तो परचेजिंग मैनेजर से पूछा जाता है न्यू ऑर्डर्स के बारे में, जो कि 30% वेटेज रखता है। ठीक है, आर यू रिसीविंग मोर ऑर्डर्स फ्रॉम द क्लाइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या ऑर्डर, भाई कंपनी को जब ऑर्डर मिलेगा तभी तो वो ज़्यादा परचेज करके उसको फुलफिल करने की कोशिश करेगा। अगर मिलेगा ही नहीं तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगले अगले जो मंथ में जो प्रोडक्शन है वो गिरने वाला है, क्योंकि हमें क्लाइंट के ऑर्डर ही नहीं मिले। तो ये पूछता है पहले वो। ठीक है, आउटपुट, आर यू प्रोड्यूसिंग मोर गुड, आप उसके 25% वेटेज है, क्या तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो गुड। अगर ना आता है इसका आंसर तो भाई हमें पता चल जाएगा कि अगले मंथ गिर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट उसका 20% है, क्या तुम ज़्यादा लोग को हायर कर रहे हो। अगर मान लो ज़्यादा हायरिंग चल रही है, इसका मतलब प्रोडक्शन हमें बड़े स्केल पे करना है, हमें एक्सपेंड करना है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी, है ना। तो इसलिए उससे पता चल जाता है कि हाँ आने वाली GDP हमारी ग्रोथ में आने वाली है। ठीक है, सप्लाइंग टाइम, डिलीवरी टाइम, अगर 25, ये इसका 15% है। आर रॉ मटेरियल अराइविंग स्लोअर, अगर रॉ मटेरियल स्लो अराइव कर रहे हैं तो ये गुड न्यूज़ है। क्यों, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं वो जो ना बहुत ज़्यादा बिजी हैं, डिमांड क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि वो सप्लाई कर जा रहे हैं हर एक जगह, इसलिए थोड़ी डिलीवरी टाइम जो है स्लो हो गया है। स्टॉक ऑफ आइटम परचेज, आर यू स्टॉकिंग अप ऑन द रॉ मटेरियल्स, मतलब तुम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर ज़्यादा कर रहे हो इसका मतलब क्या है, तुम प्रोडक्शन ज़्यादा करने वाले हो, तुम्हें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे क्या है, तुम्हारी जो GDP है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक ऑन टाइम मतलब राइट नाउ और रियल टाइम इंडिकेटर है एक तरीके का GDP का। ठीक है, सेम क्वेश्चन सर्विसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, तो द ट्विन इंजन्स क्या है भाई, जो जनवरी 2026 था उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो PMI है वो आया है 56.8, 55 से बढ़ गया,
और 58 से सर्विस 59.3 हो गई, यही बढ़िया, और ओवरऑल हमारा 59.5 आ गया, ठीक है। तो सब में एक्सेलरेशन दिख रही है हमें, ठीक है। इसके ड्राइवर ग्रोथ क्या है भाई, डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारे न्यू बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज आ रहा है ना, एग्रेसिव मार्केटिंग हो रही है, नेचुरल पिकअप हो रहा है कंजप्शन, वही डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज है, इसलिए हमारा PMI इंक्रीज आया है इस बार, ठीक है। ग्लोबल एपेटाइट एक्सपोर्ट है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं वो भी अच्छे खासे हम पे आ रहे हैं, है ना। दिस इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज इट इंडिकेट दैट द ग्लोबल डिमांड जो है इंडिया की गुड्स की बहुत बढ़ रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से लोग मंगा रहे हैं, यूरोप से लोग मंगा रहे हैं हमारे मटेरियल को, लैटिन अमेरिका से मंगा रहे हैं, मिडल ईस्ट से मंगा रहे हैं ना। तो मतलब वही बहुत सारे ऑर्डर हम पे आ रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये PMI का इंडिकेटर है, मतलब ये बढ़ रहा है, इसलिए एफिशिएंसी गेन हो रही है। जो हमारी कंपनी है ना, उनकी ऑपरेशनल पावर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो इससे क्या है, वो बहुत ज़्यादा गुड्स को और बहुत ज़्यादा ऑर्डर को एक साथ हैंडल कर सकते हैं विदाउट ब्लोइंग आउट द कॉस्ट, प्रोपोर्शनल कॉस्ट को ब्लो आउट करने के बिना, ठीक है। फेवरेबल एक्सचेंज रेट चल रहे हैं, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन बहुत अच्छा खासा आ रखा है हमारे रुपी में, और थोड़ा रुपी भी एक तरफ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो जो एक्सपोर्टर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा होता है, मैंने आपको मेरे ख्याल से 22 का जो हमारा न्यूज़पेपर का ET का एनालिसिस था, उसमें मैंने आपको रीढ़ के बारे में बताया था कि कैसे रीढ़ के घटने से, मतलब डेप्रिसिएशन होने से एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाते हैं, तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो यही बताना है ना। आपको अगर रीढ़ सही से समझना है तो सेकंड वाला, 22 वाला आप देख लेना, है ना। तो लाइकली डिप्रिसिएशन और स्टेबिलिटी इन द रुपी में मेड इंडियन एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव अब्रॉड, ठीक है। पेन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो इन्फ्लेशन है वो क्रीपिंग बैक कर रही है, मतलब वो वापस बढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इनपुट कॉस्ट उसकी वजह से जो है ना, थोड़े फास्ट पेस से बढ़ रहे हैं, है ना, मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या है, सर्विस सेक्टर के पास भी वो जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है ना, ड्यू टू द वेज प्रेशर, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो आउटपुट चार्ज क्या है, जो कंपनी है, जो हमारा इन्फ्लेशन क्रीप बैक कर रहा है, वापस बढ़ रहा है, तो कंपनियां वो सारा का सारा जो कॉस्ट है ना, वो कंज्यूमर को दे रही हैं। तो उसके अच्छे भी चीज़ है, The price change for goods and services rose at the quickest rate in the 3 month। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कंपनी जो है ना बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर हम जो प्राइस है वो कंज्यूमर को दे दें, ये सारा का सारा बर्डन जो है प्राइस का वो कंज्यूमर को दे दें, तो ये शो कर रहा है जो हमारी डिमांड है वो इनलास्टिक है, क्योंकि कंज्यूमर है, जो हम हैं, बायर्स हैं, वो हाई प्राइस पे भी खरीदने को तैयार हैं। तो हमारी, इसका मतलब हमारी डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इंडिकेट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी थोड़ा हमारे स्टिकिंग पोजिशन में, मतलब ये बढ़ रहा है इंडायरेक्टली, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट द हायरिंग इंजन, तो भाई अभी जो स्टैग्नेंट दिसंबर था, जहाँ पर हायरिंग फ्रीज हो गई थी, लेकिन जनवरी में हमने देखा कि भाई वो बढ़ने लग गई है हायरिंग, ठीक है। तो कहाँ पर, जैसे जूनियर और मिड लेवल्स में हायरिंग ज़्यादा हो गई है। फर्म्स जो है अपने रियलाइन कर रही हैं सोर्स को, क्योंकि नई बिजनेस नीड्स और डिमांड आ गई हैं, इसलिए नए रिसोर्सेज क्रिएट करे जा रहे हैं, ज़्यादा हायरिंग की जा रही है। हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि फ्लैश PMI क्या है। तो जो डाटा है ना, अभी जो 59.9 वाला डाटा है भाई, वो फ्लैश PMI है। फ्लैश PMI होता है और एक होता है फाइनल PMI। फाइनल PMI क्या है, अगले मंथ की इनिशियल वीक के अंदर आता है, और जो फ्लैश PMI होता है वो करंट मंथ के लास्ट वीक में आता है, जैसे अभी आया, ठीक है, करंट मंथ के। तो ये जो फ्लैश PMI होता है ना, ये एक अर्ली एस्टिमेट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 75 से 85% ऑफ टोटल सर्विस रिस्पॉन्स का, ठीक है, जो हमें मिलते हैं। मैंने बताया था रिस्पॉन्स, वो 5 पिलर में जो रिस्पॉन्स मिलता है उसका 75 to 85% होता है उसका, ठीक है। तो मतलब वो अर्ली पिक्चर शो करता है। तो इससे क्या है, इट गिव द मार्केट्स एंड पॉलिसी मेकर एक अर्ली पल्स चेक दे देता है बिफोर द फाइनल वन, जो कंफर्म करता है कि वही नंबर जो रिलीज़ करे हैं आपने एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जो फाइनल आपने रिलीज़ किया है वो सही है, ज़्यादा डेविएट तो नहीं हो रहा फ्लैश वाले से, है ना। इसलिए दो निकालते हैं, एक फ्लैश निकालते हैं, एक PMI और एक फाइनल निकालते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग फॉर डॉर्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, भूटान में जो उन्होंने करने वाले हैं। तो इस बार क्या है कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक है उसने जो है 1815 मिलियन डॉलर का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है डॉर्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। कहाँ पर, भूटान पे। तो भूटान को इन्होंने ये दिया है इस बार, ठीक है। लेकिन ये भूटान अकेला नहीं कर रहा है इसको मैन्युफैक्चर वहाँ पर। दिस इज़ अ मेजर क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डील, ये बहुत बड़ी क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डील है, जहाँ पर जॉइंट वेंचर है किसका, भाई इंडिया की टाटा पावर का और भूटान के स्टेट रन
ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन का, DGPC का, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि पहले क्या होता था कि इंडियन गवर्नमेंट और भूटान की गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है सपोर्ट देते थे एक दूसरे को। वहाँ पर मतलब इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट देगी भूटान को, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट बनाने होंगे तो वो करेगी, ठीक है, मिलके बनेगी। लेकिन अभी क्या इन्होंने इस मॉडल पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अभी बैंक को भी इंकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया बाय मल्टीलैटरल फंडिंग, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो याद रखना कि ये नंबर जो है ना इतना था, ठीक है। और कितने कितने मेगावाट का जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट बनाने वाले हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है, 1125 मेगावाट। लोकेशन क्या है, भूटान का ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पर डेवलपर कौन है, कौन बनाएगा, हमारा DGPC बनाएगा भूटान का, ठीक है। जो मेजर स्टेक होल्डर है, टाटा पावर जो है एक माइनॉरिटी पार्टनर है, इंडियन प्राइवेट सेक्टर, मतलब इनका सबसे ज़्यादा जॉइंट वेंचर में वो है पार्ट है, और इनका थोड़ा कम है। आउटपुट क्या है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4500 गीगावाट आवर की एनर्जी बना पाएंगे, ठीक है, जनरेट कर पाएंगे। लेकिन इसमें यही कैच है भाई, गवर्नमेंट भूटान की बना रही है, लेकिन इसकी पावर कौन यूज़ करेगा, जो 80% पावर है ना वो इंडिया में एक्सपोर्ट होगी। तो इंडिया जो है भूटान को पैसा देगा इसका, इस एनर्जी को यूज़ करने का। तो ये क्यों टाटा पावर क्यों करना चाहती है, क्योंकि टाटा पावर अपने पोर्टफोलियो को भी इंक्रीज करना चाहती है, और उसको जिसका खुद का रिन्यूएबल एनर्जी वाला टारगेट है उसको भी पूरा करना चाहती है। एंड इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी जो नीड है वो उसको भी पूरा करना चाहती है, ठीक है। इसलिए अभी हम देख लेते हैं कि सपोर्ट कैसे आ रहा है इनका, ठीक है। तो सपोर्ट जो हमें हमें पता है कि जो वर्ल्ड बैंक जो है 815 मिलियन डॉलर देने वाला है, वो एक गो में नहीं देगा, सिंगल चेक नहीं है वो भाई, 4 लोग अलग अलग तरीके से चेक काटेंगे। जो 150 मिलियन डॉलर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक की IDA ब्रांच है वो देगी, वो ग्रांट के फॉर्म में देगी, ठीक है। ये जो ना पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए पैसा देती है, ठीक है। ये एसेंशियली फ्री मनी होगा जो सपोर्ट देती है पुअर नेशन को, तो इसकी रीपेमेंट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो अगले 150 मिलियन डॉलर है वो दोबारा IDA देगा, लेकिन इस बार क्रेडिट की फॉर्म में देगा। पहले ग्रांट की फॉर्म में था तो क्रेडिट की फॉर्म में था, लेकिन ये क्रेडिट जो है ना सस्ता लोन में देगा, कंसेशनल लोन होगा, लो इंटरेस्ट वाला लोन होगा, और लॉन्ग रिपेमेंट इसका पीरियड होगा। तो लॉन्ग रिपेमेंट भी पीरियड है और लो इंटरेस्ट भी है, तो दोनों ही अच्छी बातें हैं। वर्ल्ड बैंक की जो दूसरी ब्रांच है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं IBRD। ये वर्ल्ड बैंक की दूसरी ब्रांच है जो कि 215 मिलियन डॉलर देगी, ठीक है। ये एक एनक्लेव लोन की तरह देगी। हम डिस्कस करेंगे कि एनक्लेव लोन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो 300 मिलियन डॉलर है वो वर्ल्ड बैंक की जो तीसरी ब्रांच है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट आर्म्स को लोन देती है प्रोजेक्ट के लिए, वो लोन की फॉर्म में देगी, ठीक है। तो प्राइवेट आर्म्स ऑफ द बैंक लेंडिंग डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट कॉमर्शियल रेट पे। ये जो है कॉमर्शियल रेट पे मिलता है, ये कंवेंशनल रेट पे मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल हमें 815 मिलियन डॉलर मिले हैं हमें, मतलब दोनों के जॉइंट वेंचर को। तो एनक्लेव लोन क्या होता है भाई, भूटान क्या है, भूटान एक स्मॉल इकोनॉमी है। तो अगर वो इतना बड़ा अमाउंट जो है लोन की तरह लेगी, तो उसकी जो सोवेनियर लोन्स है ना, स्टैंडर्ड, मतलब इनडायरेक्टली जो उनका कंट्री का जो डेप्ट टू GDP रेशियो है वो बहुत गड़बड़ा जाएगा, रुइन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, ये बढ़ जाएगा, डेप्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी ऐसा इतना बड़ा डेप्ट ले सकती है सीधा, लेकिन ये नहीं ले सकती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि तुम्हें जो लोन है ना, हम कोई गवर्नमेंट गारंटी पे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। भूटान, हम तुम्हें जो लोन है वो फ्यूचर रेवेन्यू पे दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू पार्टनर है वो कौन है, 80% पावर किस पे आ रही है, इंडिया के पास आ रही है। तो ये बोल रहा है कि इंडिया जो है भूटान का एक रेवेन्यू पार्टनर है, तो जो इंडिया इसको पैसा देगा, जो कि सही, हम जो, क्योंकि हम पैसा देंगे ये तो पक्का है ना। तो फ्यूचर रेवेन्यू के ऊपर दे रही है प्रोजेक्ट पे, क्योंकि फ्यूचर रेवेन्यू इसका सेफ है। तो भूटान की जो इकोनॉमी है वो सेफ है, और वर्ल्ड बैंक ने आराम से लैंड भी कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोन को ही, जो एनक्लेव होती है ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं एनक्लेव, ठीक है। क्यों ये वर्क कर रहा है, क्योंकि 80% जो पावर है वो वही इंडिया के पास जा रही है, कोई गारंटी नहीं देनी पड़ रही है। तो लेकिन ये गारंटी, ये प्रोजेक्ट खुद ही में ही एक गारंटी क्रिएट कर रहा है इंडिया के थ्रू, क्योंकि इंडिया जो है इंडियन रुपी में करेगा ना ट्रांजेक्शन, वो जो लाइट खरीद रिन्यूएबल एनर्जी खरीदेगा 80%, है ना। तो ये एक रिंग फेंसिंग करेगा, एनक्लेव करेगा। तो प्रीपेड डायरेक्टली फ्रॉम द, जो इलेक्ट्रिसिटी की सेल होगी ना उससे ही रिपे हो जाएगा इनका, ठीक है। तो दिस मेक्स द प्रोजेक्ट सेल्फ लिक्विडेटिंग एंड सेफर फॉर द लेंडर, ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक के लिए सेफर रहेगा। भाई इंडिया के लिए क्या है,
उसको बहुत ज़्यादा स्टेडी डिमांड मिल जाएगी, मतलब सप्लाई मिल जाएगी ग्रीन एनर्जी की। और हाइड्रो पावर कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ क्विकली, तो हम क्या है अपनी ग्रिड को जो है ना स्टेबलाइज भी कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू द सोलर और विंड पावर होती है, उसमें ग्रिड को स्टेबलाइज करना बहुत हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रो पावर में एक स्विच होता है, ऑन ऑफ क्विकली कर सकते हैं, तो हम अपनी पावर को ग्रिड को स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। टाटा पावर के लिए क्या फ़ायदा है भाई, जो उसका सीमेंट्स टाटा ये सीमेंट करेगी टाटा पावर की पोजीशन एज अ मेजर प्लेयर इन द हिमालयन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है। और उनकी, मैंने बोला था उनकी डाइवर्सिफाई करेगी उनकी पोर्टफोलियो बियॉन्ड द थर्मल एंड सोलर एनर्जी। भूटान के लिए क्या है, उनको एक इनकम का जरिया मिल जाएगा, है ना, रेवेन्यू सोर्स क्रिएट हो जाएगा। और जो उनका फाइनेंशियल रिस्क है भूटानी ट्रेजरी पे, उनकी जो बैंक गारंटी पे जो रिस्क है वो खत्म हो जाएगा। और जो प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो है उससे ही पूरा का पूरा लोन है चुक जाएगा, ठीक है। अब अगर चलते हैं, आरबीआई ने लेटेस्ट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, मॉनेटरी में मैन्यूवरिंग करी है, ठीक है, पैसे में मैन्यूवरिंग करी है। हमने कल ये न्यूज़ पढ़ी थी कि 3 से 5 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इंफ्यूज हो सकता है थ्रू ओएमओ, ठीक है। तो अभी आरबीआई ने उसको एक बेसिक प्लान बताया कि कितना असलियत में होगा। तो आरबीआई बोल रहा है कि ये 3 pronged इंजेक्शन करने वाले हैं ऑफ लिक्विडिटी। कैसे करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ दिस लिक्विडिटी कितनी है, 2.17 लाख करोड़ रुपीज़ इंजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन किस में, 3 अलग अलग मेथड को यूज़ करके करने वाले हैं, 3 pronged इंजेक्शन ऑफ कैश, ठीक है, 3 उसको। जो प्राइमरी ट्रांजेक्शन है, मतलब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आरबीआई ने जो ना बहुत रेट कट किया है ना, फैब से अब तक कट किया, 125 बेस पॉइंट कट किया। पर जो इसका जो ट्रांसमिशन था ना वो सही से हो नहीं पाया, ठीक है, लोगों को सस्ते लोन मिल नहीं पाए, क्योंकि बैंक ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लोन दे दिया और अब बैंक के पास लिक्विडिटी बची नहीं है। जब रेपो रेट के कट होने का ट्रांसमिशन का पावर, जो ट्रांसमिशन है वो असली में शो होनी चाहिए, वो तभी शो नहीं हो रही है। तो बैंक बोल रहे हैं थोड़ी और लिक्विडिटी बढ़ाओ, हमें लिक्विडिटी दो कि हमारे पास पैसा आए, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि बैंक ने एग्रेसिवली लेंड किया पहले, तो अब लिक्विडिटी कम हो गई। दूसरा कि आरबीआई ने बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन किया, आरबीआई इंटरवेंशन बहुत किया, आरबीआई ने डॉलर को बहुत बेचा और रुपये को खरीद लिया, तो मार्केट से रुपये को दोबारा सक कर लिया, ठीक है, क्योंकि तो रुपये दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो आरबीआई जो ओएमओ से करना चाहता था वो कर ही नहीं पाया, पहले भी इसने ओएमओ किया था 3 लाख का, ठीक है, उससे जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, दोबारा सक हो गई पूरी की पूरी रुपये। तो अब ये बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, तो अब हम जो है ना पूरा जो रेट कट आपने किया है वो बोरोवर्स पे पास डाउन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा पैसा ड्यूरेबल सरप्लस ला दोगे कैश का, तो 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 हम लेंड कर पाएंगे आसानी से, और हम जो है ट्रांसमिशन कर पाएंगे रेपो रेट्स का भी, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई इफेक्टिवली फोर्स बैंक टू लेंड दैट मनी आउट और पुशिंग इंटरेस्ट रेट डाउन एंड सिमुलेटिंग द इकोनॉमी। मतलब आरबीआई इससे चाहता है कि भाई बैंक और पैसा दें लोगों को और स्टिमुलेट करें इकोनॉमी को। तो वो 3 टूल क्या है, भाई तो पहला टूल है वो है ओएमओ। ओएमओ में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय करता है और सारा का सारा जो पैसा है इसका इक्विवेलेंट पैसा है वो बैंक को दे देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और पेज देम कैश, ठीक है। और ये परमानेंटली ऐड होता है बैंकिंग के कैपिटल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल का, वो बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है। और वो प्रॉफिट बाद में लेंड कर देते हैं लोग, है ना, मतलब उसका लोन दे देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो 5 फरवरी और 12 फरवरी को है वो 1 लाख करोड़ तक का ओएमओ ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉरेक्स स्वैप करेंगे, $10 बिलियन को बेच के 92,000 करोड़ रुपीस सिस्टम के अंदर लाएंगे। वो कब लाएंगे, 4 फरवरी को, ठीक है। तो ये डॉलर रुपी स्वैप करेंगे। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है ना ये बोलता है कि मैं तुम्हें $10 बिलियन बैंक से ले लेता है और बोलता है कि, और उसकी जगह रुपी दे देता है, और फिर बोलता है कि मैं 3 साल बाद तुम्हें जो ये डॉलर, जो तुमसे अभी डॉलर मैंने लिया है वापस तुम्हें वो डॉलर दे दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो रुपी है वो एकदम बैंक के पास आ जाएगा और लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी इमीडिएट, है ना, फॉर मीडियम टर्म लोन। ये मीडियम टर्म के लिए था, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना पड़ा तो वेरिएबल रेट रेपो वीआरआर ऑपरेशन करेगा। वीआरआर ऑपरेशन में क्या होता है कि बैंक जो है 90 दिन के लिए अगेंस्ट द कोलेटरल मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई बैंक जो है इनको देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इसकी जगह ये 90 दिन के लिए इनको पैसा दे देते हैं, मनी। तो आरबीआई लेंड मनी टू बैंक फॉर 90 डेज अगेंस्ट द कोलेटरल, यहाँ पर कोलेटरल है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। एंड दिस कवर द शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आरबीआई क्यों कर रहा है हमने देख लिया था। द इशू इज
आरबीआई ने कंट्रोल किया है, कंट्रोल द रेपो रेट, बट जो असलियत में जो रेपो रेट को कट करने का जो फ़ायदा था वो बैंक लेंडर्स को नहीं, मतलब बोरोवर्स को नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। और इसके बाद भी जो हमारी लिक्विडिटी थी वो टाइट और वोलेटाइल फील हो रही थी, तो इसलिए आरबीआई थोड़ा और पैसा दे रहा है, सरप्लस कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रीएम्प्टिव द मार्च क्रंच। भाई क्योंकि मार्च में जो है ना टैक्स आउटफ्लो होने वाला है, ठीक है, और बैलेंस शीट रीड्रेसिंग होगी, तो इसकी वजह से जो है ना पैसा जो है ना वापस जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई क्या है, 2 लाख करोड़ तक का पैसा जो है, रुपी जो है वो इंजेक्ट करना चाहता है सिस्टम के अंदर, मार्केट के अंदर। तो आरबीआई इज बिल्डिंग अ बफर सो दैट द सिस्टम डज नॉट ड्राई अप इन द मार्च। जो मार्च में जो टैक्स आउटफ्लो होगा और बैलेंस शीट ड्रेसिंग होगी ना, इसकी वजह से जो सिस्टम है वो ड्राई अप ना हो जाए, इसलिए लिक्विडिटी डालना चाहता है। प्रीएम्प्टिव, पहले से ही मतलब प्रोएक्टिव बेसिस पे सॉल्यूशन निकाल रहा है, मैनेज करना चाहता है रुपी का स्लाइड शो। जो भी हेडलाइन है भाई कि आरबीआई जो है सेल कर रहा है डॉलर टू डिफेंड इट, बट दूसरी जगह क्या कर रहा है, वो शक भी कर रहा है। ओएमओ से क्या कर रहा है, नॉर्मली ओएमओ से वो पैसा डाल रहा है, लेकिन डॉलर को सेल करके और इंडियन रुपी को डिफेंड कर, इंडियन रुपी ज़्यादा ना गिरे, इंडियन रुपी ज़्यादा ना डिवेल्यूएशन हो उसकी, ना वो डेप्रिशिएशन हो ज़्यादा, उसको डिफेंड करने के लिए डॉलर बेच रहा है मार्केट के अंदर, जिससे डॉलर की सप्लाई तो बढ़ रही है और जो हमारा रुपी है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो हमारे रुपी की डिमांड बढ़ रही है तो हमारा रुपी पावरफुल हो रहा है, स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये कर रहा है वो, तो क्या है, जब डॉलर बेचता है तो उसकी जगह रुपी खरीद लेता है। जब रुपी खरीद रहा है तो भाई वो जो उसने ओएमओ के थ्रू पैसा डाला था वो वापस सक कर लिया, वापस एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही बोल रहा है कि ये गलती कर ली आरबीआई ने इस बार। तो जो काउंटर बैलेंस क्या है इसका, ओएमओ करना या फॉरेक्स स्वैप करना, जो हमने पीछे देखा था। तो ये जो टाइटनिंग हो रखी है, टाइटनिंग इफेक्ट ऑफ द करेंसी डिफेंस ऑपरेशन, जो आरबीआई कर रहा है अभी अपने रुपये को ज़्यादा गिरने से बचाने के लिए, तो उसका काउंटर बैलेंस क्या है, ओएमओ करने का या फॉरेक्स स्वैप करने का। सिग्निफिकेंट शिफ्ट क्या है भाई, करंट स्टेट में क्या दिख रहा है, बैंक के पास अभी करंटली कितना कितना पैसा बचा हुआ है लैंड करने के लिए भाई, 0.2% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होती है, डिमांड क्या होती है, कासा का पैसा, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का पैसा, ठीक है, और फिक्स डिपॉजिट का पैसा, ठीक है, आरडी का पैसा, वो होता है डिमांड। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, कासा का पैसा और डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो होता है डिमांड, ठीक है, जो एक डिपॉजिट की तरह होता है बैंक के पास, ठीक है। मतलब आप जो है डिपॉजिट करके, हम कंज्यूमर्स और कस्टमर्स जो है ना डिपॉजिट करके रखते हैं करंट अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, डिमांड ड्राफ्ट के तरह से, है ना। तो उसको बोलते हैं डिमांड। टाइम लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं हम पैसा, जैसे एफडी का पैसा और आरडी का पैसा, राफा का पैसा, ठीक है, वो होता है टाइम लाइबिलिटीज़। अब यहाँ पर इन्होंने नेट क्यों लगाया, तो ये जो टोटल इन्होंने अमाउंट बोला है, कासा का पैसा बोल रहा हूँ और फिर राफा का पैसा जो है, ठीक है, इसमें से ये कुछ पैसा को माइनस करना चाहते हैं, तब वो होता है एनडीटीएल, ठीक है। वो कौन सा पैसा है जो माइनस कर रहे हैं भाई, जो बैंक है, बैंक ए है, बैंक ए ने अपना कुछ पैसा जो है ना बैंक बी के अंदर भी सेव करके रखा होगा, ठीक है, उसे उन्हें लैंड किया होगा। तो उस जो लैंडेड मनी है, जो बैंक का खुद का एसेट है भाई, वो तो डिमांड में से, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ में माइनस करना पड़ेगा ना, बैंक का खुद का एसेट तो माइनस करना पड़ेगा ना लाइबिलिटीज़ में से, ये तो सारी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। बैंक को किसी ना किसी दिन ये पैसा वापस करना है, ठीक है, ये तो लाइबिलिटीज़ हैं। उसमें से अगर मैं एसेट घटा दूँ, बैंक का खुद का एसेट घटा दूँ, तो जो बचता है उसको बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो ये क्यों ज़रूरी है, अब ये बोल रहा है कि इसका 0.2% ही है। देखो नॉर्मली जो एक बैंक है वो एनडीटीएल क्यों कैलकुलेट करता है, क्योंकि एनडीटीएल से जो है ना वो कुछ स्टैट्यूटरी मैंडेट जो होते हैं ना उसको पूरा करता है। जैसे 3% CRAR मेंटेन करना पड़ता है, सॉरी CRAR नहीं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वो मेंटेन करना पड़ता है एनडी, तो वो किसका, वो 3% ऑफ एनडीटीएल होता है, इसलिए एनडीटीएल कैलकुलेट करना ज़रूरी है भाई। एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है जो कि 18% है। तो 18% किसका भाई, एनडीटीएल का, ठीक है। तो एनडीटीएल, इसलिए एनडीटीएल एक बैंक को मेंटेन करना ज़रूरी है। और एनडीटीएल मान लो अगर पूरा, एनडीटीएल क्या है, एनडीटीएल वो डिपॉजिटेड पैसा है जो बैंक के पास है, द बैंक के लिए वो क्या होता है, वो ओ होता है, मनी जो उसने ओ कर रखा है, ठीक है। तो इस मनी का जो डिपॉजिटेड मनी है उसका, जो एनडीटीएल है उसका वो क्या क्या करता है भाई, वो उसको लोन देता है। तो एनडीटीएल उसकी लोन पावर भी दिखाता है। मान लो
100 जो है 100 रुपये NDTL है, उसमें से मैं 3 रुपये हटा दूंगा क्योंकि 3% मुझे CRR देना है, CRR 3 रुपये और SLR एक 18 रुपये, तो टोटल आ गया मेरा 21 रुपये। तो मैं 21 100 में से घटा दूंगा तो मेरे आएगा 79 रुपीज़। तो भाई अभी ये 79 रुपीज़ है ना, दिस इज़ माई एक्चुअल पावर, लेंडिंग पावर, जिससे मैं अपना पैसा कमाऊंगा। एक बैंक पैसा कमाएगा, ठीक है। तो बैंक के लिए ओ की तरह काम करता है ये NDTL, और NDTL का कुछ परसेंट ये स्टेटरी चीज़ों में रख देता है, बाकी जो बचा हुआ पैसा है उससे लोन दे देता है। तो इसलिए NDTL के फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो लिक्विडिटी सरप्लस है, आप देखो कितना बची है, सिर्फ 0.2 बची है। इसका मतलब सिर्फ 0.2% ही पैसा है जो सरप्लस में है, और उसी का ही वो लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो बहुत क्रंच आया हुआ है इस टाइम पे। तो अभी क्या है, प्रोजेक्टेड स्टेट क्या है भाई, इंजेक्शन करना है, सरप्लस करना है, और ये RBI एक्सपेक्ट कर रहा है या बैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.9% ऑफ NDTL हो जाएगा जब ये पैसा डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बस यही है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, गौरा सेन गुप्ता फ्रॉम IDFC फर्स्ट बैंक, ये बोल रहे हैं कि RBI को थोड़े और एक्शन भी करने पड़ेंगे और 5 लाख करोड़ रुपए का और OMO करना पड़ सकता है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर, कि गवर्नमेंट को टू फंड द गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम। क्योंकि अगर इनके पास पैसा ही नहीं बचा, बैंक के पास पैसा नहीं बचा, जब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा तो कहाँ से सब करेगा वो मनी वाला, वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा पैसा, कहाँ से उठाएगा पैसा, बैंक से तो उठा नहीं पाएगा, मार्केट से भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मार्केट के पास भी पैसा ही नहीं बचा, किसी पे पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लेगा। तो इसलिए RBI जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भाई पैसा दो, बैंक को पैसा दो, कि गवर्नमेंट भी अगले फिस्कल ईयर में थोड़ा पैसा बोरो कर पाए, ठीक है। पैसा ही नहीं होगा तो बोरो क्या करेंगे। हाँ, मैनेजिंग द रुपी स्लाइड, ये तो हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। साइड बार क्या है, इसके अलग से एक और चीज़ है कि भाई जो RBI है ना, RBI का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एक अच्छी चीज़ है, वो स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये इतना जो रिजर्व है ये 11 से 12 मंथ का हमारा एक्सपोर्ट उठा इम्पोर्ट हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगर हमारी कंट्री में 11 मंथ से 12 मंथ तक जो है एक्सपोर्ट रुक जाए, तब भी हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम 11 से 12 मंथ तक इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम इंपोर्ट आराम से कर पाएंगे। मतलब हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो हम आराम से कर पाएंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट रुक जाता है, ज़ीरो हो जाता है बिल्कुल, जो कि होता नहीं है, लेकिन हम बता रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि जो टोटल रिजर्व है वो बढ़ गया है, कितना, $14 बिलियन बढ़ गया है एक वीक के अंदर। वो क्यों बढ़ा, गोल्ड रिवैल्यूएशन, क्योंकि गोल्ड अब महंगा होता जा रहा है, और जो RBI का जो गोल्ड होता है जो नागपुर की वॉल्ट में रखा हुआ है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर या BIS की वॉल्ट्स के अंदर रखा हुआ है, उसकी जो होल्डिंग है, उसकी जो प्राइस है वो $117.4 बिलियन हो गई है, ठीक है। एक तो गोल्ड रिवैल्यूएशन की वजह से इनका जो फॉरेक्स है वो बूस्टअप हो गया है बाय $14 बिलियन, और दूसरा स्वैप की वजह से इन्होंने क्या किया है, प्रीवियसली $10 बिलियन का स्वैप किया है, मतलब $10 बिलियन खरीद लिए हैं। तो $10 बिलियन खरीद के उन्होंने अपनी फॉरेन करेंसी एसेट्स के अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है, ठीक है, वो यही बोल रहा है भाई। एक फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो RBI का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, FCA फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व होता है, SDR होता है, और रिजर्व पोजीशन इन IMF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ बढ़ी है, गोल्ड का वैल्यूएशन बढ़ा है, और जो मैंने आपको बताया FCA जो चंक है भाई, इन्होंने सीधे करेंसी बाय कर ली है $10 बिलियन की, तो वो इन्होंने FCA के अंदर डाल दी है। तो ऐसे करके फॉरेक्स बढ़ गया है, ठीक है। बाकी हम इसको कभी डिस्कशन को अच्छे से करेंगे कि ये क्या होता है, ये असल में बास्केट ऑफ करेंसी होता है, ठीक है, और ये मेंबरशिप फ़ी होती है, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, RTP बोलते हैं इसको, रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैं ये फ्यूचर में हम कभी डिस्कस करेंगे जब उस पर अच्छे से हम बात करेंगे, ठीक है। अगला है रुपी ब्रीच साइकोलॉजिकल डिफेंस। तो वही, ये भी सेम चीज़ है कि पहले क्या था कि हमारा जो रुपी है ना बहुत सिग्निफिकेंटली डिवैल्यूएशन में जा रहा है, ठीक है, बहुत उसकी वो डिप्रिशिएट बहुत ज़्यादा बुरी तरह हो रहा है ना। अभी 92 रुपीज़ पर USD पर डॉलर का मार्क छू गया है, ठीक है। और क्लोज किस पे हुआ था, क्लोज हुआ था 91.94 रुपीज़ पर डॉलर पे, ठीक है, लूजिंग 31 पैसा इन द सिंगल ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। ये क्रिटिकल साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है। द करेंसी इज नाउ ट्रेडिंग इन अनचार्टेड टेरिटरी विद सेंटिमेंट्स टर्निंग ओवरवेलमिंग बैरिश, मतलब गिरता हुआ, मतलब पैसा हमें और गिरता हुआ दिख रहा है, डेप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। तो देखो ये डेप्रिशिएशन क्यों है, अदानी का शौक जो है। अभी US के जो मार्केट रेगुलेटर हैं उन्होंने अपनी जुडिशरी को बोला है कि एक समन इशू करो बिलियनियर गौतम अदानी का। तो एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, उसकी वजह से क्या है, क्योंकि उनको जो है ना एलिज्ड ब्राइबरी के लिए
इनको इनको एलिज किया गया है ना, इनको एलिज किया गया है फॉर ब्राइबरी एंड फ्रॉड स्कीम, क्योंकि इन्होंने ऐसा एलिज किया है कि इन्होंने सिक्योर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए ब्राइबरी खिलाई या फ्रॉड किया कुछ, है ना। तो इसलिए यूएस मार्केट ने इनको बुलाया है और गौतम अदानी को बुलाया। तो ये नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर इनका जो अदानी इंटरप्राइजेस का जो स्टॉक प्राइस था, मतलब वो जो स्टॉक है वो 10% 10.65% गिर गया, ठीक है। जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया ब्रॉडर मार्केट में, और लोग जो है इंडियन रुपीज़ को सेल करना स्टार्ट कर दिया, या इंडियन स्टॉक को सेल करके रुपये में डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। तो जब एक फॉरेन इन्वेस्टर स्टॉक को सेल करके अपने खुद के रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर लेता है, तो इससे क्या होता है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है ना। जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रुपये गिरने लग जाता है, सिंपल। द ब्रॉड मार्केट मैकेनिज्म, भाई अलग अलग जगह और क्या हुआ, जो एफपीआई हैं वो भी अपना जो हॉट मनी है वो भी वापस पुल बैक कर रहे हैं, और जो इंडिया के अंदर जो इक्विटी और डेप्ट है इन अ लोन जनवरी, वहाँ से भी पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिला है। तो पैसा आउटफ्लो है, उसका मतलब जो रुपये है जो इंडियन फॉर्म में था वो डॉलर में कन्वर्ट हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर ज़्यादा पावरफुल हो गया। इंपोर्टर्स हेजिंग, अभी इंपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, इंपोर्टर बोल रहे हैं क्या रुपये तो गिर रहा है, तो ये जो है पैनिक बाय कर रहे हैं डॉलर को, मतलब अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं इंपोर्टर्स भी, अपने अपने पैसे को हैज करने के लिए, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, ठीक है। क्रिएटिंग अ सेल्फ रिइंफोर्सिंग डाउनवर्ड स्पायरल, तो और हमारा रुपये गिर रहा है। दूसरी ओर जो है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स की मैच्योरिटी डेट भी आ रही है, एक्सपायरीज आ रही है, जिसकी वजह से ये एनडीएफ कहाँ आ रहे हैं, कहाँ है ये ऑफशोर में आ रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, ऑन शोर हमारे खुद के मार्केट पे हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स सेलिंग हो रही है और एडिशनल सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है रुपीज़ पे। देखो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ना, मैंने आपको 17th या 19th वाले में आपको बताया था कि एनडीएफ्स क्या होते हैं, ठीक है, ये फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया था। तो आप वो वाली वीडियो भी एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि एनडीएफ की एक्सपायरी आने की वजह से क्यों रुपी सेल हो रहा है और डॉलर्स के फॉर्म में सब कुछ आ रहा है, क्यों। एक तरीके मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ऑफशोर मार्केट में क्या है, बैट लगती है। ऑफशोर मार्केट में $3 बिलियन की ऐसे करके बैट लगी हुई है कि यार रुपी जो है गिर जाएगा। तो ये ऑफशोर में लगी है ना, तो भी जो ऑन शोर जो हमारा खुद का मार्केट है वहाँ पर ये न्यूज़ फैल गई कि यार अभी ऑफशोर में जो ना $3 बिलियन का बैट लगा के बैठे हैं, फॉरवर्ड्स लगा के बैठे हैं, ठीक है। तो जो 3 बिलियन का फॉरवर्ड लगा के बैठे हैं, तो ये ऑन शोर में इसका इम्पैक्ट आ गया, ये भी डर गए कि यार ये 3 बिलियन मतलब सच में गिर जाएगा। अब जैसे ही इनको लगा कि गिर जाएगा, तो इन्होंने भी अपने रुपये को सेल करना स्टार्ट कर दिया और डॉलर में कन्वर्ट कराना स्टार्ट कर दिया कि ये भी अपने रिस्क को हेज कर पाए। तो यही बोल रहा है कि पोजिशनिंग मैच्योरिंग इन द एनडीएफ मार्केट ऑफशोर, जिसकी वजह से हम पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये इतना बड़ा बिलियन को सेटल भी, तो इतने बड़े $1 बिलियन को सेटलमेंट भी करना है, तो इसकी वजह से जो डॉलर की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई है, रुपये की डिमांड गिर गई है, ठीक है। आरबीआई का स्टांस क्या है, माइल्ड इंटरवेंशन है। आरबीआई ने डिफेंड करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनका जो इंटरवेंशन है थोड़ा माइल्डली दिखा, ज़्यादा अपने फॉरेक्स को बर्न नहीं किया उन्होंने, है ना, डॉलर नहीं बेचा ज़्यादा। तो आरबीआई क्या करना चाह रहा है, कंजर्विंग कर रहा है अपने फायर पाउडर को, और फॉर मोर वोलेटाइल और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए, और चाहता है कि भाई जो रुपये का जो फेयर वैल्यू है वो अब डिस्कवर हो जाए ग्लोबल अमिड द ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन नहीं कर रहा है और अपनी ट्रजेक्टरी को रिवर्स कर रहा है, और सिग्नल कर रहा है ट्रेडर्स को दैट द सेंट्रल बैंक मे टॉलरेट अ वीक रुपी फॉर नाउ, क्योंकि अगर वीक रुपी होता है तो वही सेम चीज़ रीर गिर जाता है तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है, और अभी जो टैरिफ का हम पे प्रेशर आ रखा है यूएस का 50% का, तो एक्सपोर्टर को इससे फ़ायदा होगा, गुड, अच्छी चीज़ है हमारे लिए एक्सपोर्टर की फॉर्म में। तो इसलिए आरबीआई बोला कि थोड़ा गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अभी रोड 93 तक जाती हुई रोड दिख रही है। जो करेंसी ट्रेडर्स हैं वो थोड़े पैसिमिस्टिक हो गए हैं, थोड़े हताश भी हैं कि 92 मार्क तो टच हो ही गया है, क्या पता अभी 93 भी हो जाए। अब साइकोलॉजिकल नया बैरियर क्या क्रिएट हो गया, 93 वाला बैरियर क्रिएट हो गया। ट्रेडर्स डू नॉट रूल आउट 93 एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, अभी मार्च तक आते आते क्या पता 93 भी छू जाए, ऐसा लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ है। ये लास्ट न्यूज़ है, जस्ट पे बिकम इंडिया का पहला यूनिकॉर्न जिसने 1 बिलियन मार्क को टच किया है। तो अभी जस्ट पे की जो वैल्यूएशन है वो फर्स्ट $1 बिलियन मार्क को टच कर गई है, और सेटल कितने पे हो गई है, $1.2 बिलियन पे। पर ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने जो है ना लगभग $50 मिलियन की रेजिंग करी है, ठीक है, जो कि हमारी इंडियन करेंसी में 415
प्लस करोड़ रुपीस होते हैं। इन्होंने रेजिंग करी जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यूएशन है टोटल वो 1 बिलियन मार्क को टच कर गई है। तो इस पर्टिकुलर रेजिंग को जो राउंड था, रेजिंग राउंड था, उसको किसने लेड किया, मतलब किसने खरीदा वो शेयर जो है और उसके बदले पैसा दिया जस्टपे को, वो है वेस्ट ब्रिज कैपिटल, अ मार्की इन्वेस्टर इन द इंडियन स्टार्टअप। ठीक है, लेकिन ये जो डील थी नेचर की, मतलब जो डील थी किस नेचर की थी, ये सेकेंडरी कंपोनेंट था। नॉर्मली क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, प्राइमरी नेचर क्या होता है, जैसे कंपनी है वो अपने फ्रेश शेयर को फ्रेश शेयर को लेके आती है और बेच देती है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर, और उसका जो पैसा मिलता है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है, उनके बैंक अकाउंट में जाता है। ठीक है, इससे क्या है, जो प्रोमोटर्स की लिक्विडिटी, जो प्रोमोटर्स की वो होती है, शेयर्स होते हैं वो थोड़े लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके शेयर ही बेचे जाते हैं डायरेक्टली। तो ये जो खुद की कंपनी के कैपिटल में जाती है चीज़ें, है ना, उनके प्रॉफिट में जाती हैं। लेकिन उन्होंने बोला ये सेकेंडरी कंपोनेंट के थ्रू लिया है। इसका मतलब क्या है कि जब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि एक कंपनी बहुत लंबे टाइम तक चल रही होती है, तो ये क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ को स्टार्टअप, इसके अंदर जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको अपने ईसॉप दे के रखती है, अपने शेयर का, अपनी कंपनी का कुछ शेयर दे के रखती है, कुछ शेयर पार्ट दे के रखती है। तो उन्होंने इनको लिक्विडेट किया है, मतलब इनको बेचा है इन्होंने। जो एम्प्लॉय और स्टार्टअप है, इन्होंने अपने पैसों को, या जो मान लो कोई एंजल इन्वेस्टर था जिसने बहुत साल पहले पैसा लगाया था, एंजल इन्वेस्टर, उसने अपने पैसों को लिक्विडेट कर लिया, मतलब अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। इन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, एम्प्लॉय ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टार्टअप ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कंपनी ने एक बहुत अच्छा स्टैंस दिखाया कि हम जो है ना, जो इन्वेस्टर्स थे हमारे और जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके शेयर को कैश आउट करवाया है, उनको प्रॉफिट दिलवाया है डायरेक्टली, है ना, रेदर देन कि कंपनी में। तो मीनिंग सम ऑफ द मनी वेंट टू अर्ली इन्वेस्टर्स, जो इंडियन इन्वेस्टर्स थे और एम्प्लॉयज़ थे, उनके पास गया, इसलिए सेकेंडरी बोल रहे हैं इनको। तो कैशिंग आउट देयर शेयर, तो कोई नए और फ्रेश इशू नहीं हुए शेयर। तो इसका मतलब जो मेन शेयर होल्डर्स हैं, उनका जो प्रमोटर्स हैं, उनकी जो शेयर्स हैं उनको लिक्विडेट नहीं किया गया है, जो पहले से ही शेयर थे उनको ही बेचा गया है और उनको ही कैश आउट कराया गया है, उन्हीं शेयर को कैश आउट कराया गया है, रेदर देन जो कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं गया है पैसा, है ना। अगर शेयर बेचते, प्रमोटर बेचते, तो बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी और मैच्योर हेल्दी स्टार्टअप दैट क्रिएट्स अ वेल्थ फॉर इट्स टीम। अपनी एम्प्लॉय और स्टार्टअप के लिए भी पैसा क्रिएट करके दिया ना इन्होंने, यही है। अभी जस्ट पे ने क्या किया, अनलाइक द पेमेंट एग्रीगेटर और फोन पे जो है, जो कि एक कंज्यूमर फेसिंग एप्स हैं, है ना, ये कंज्यूमर हमारे बीच का इंटरफेस क्रिएट करते हैं ना, लेकिन जो जस्ट पे है ना, ये B2B है। ठीक है, जस्ट पे कैसे काम करता है, जस्ट पे पेमेंट ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन की तरह काम करता है, मतलब जस्ट पे के पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, स्विगी है, जोमेटो है, ये हर एक पेमेंट एग्रीगेटर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, भाई हर एक पेमेंट एग्रीगेटर पास गया तो इनको अलग अलग पेमेंट एग्रीगेटर का वो बनाना पड़ेगा, इंटरफेस। भाई फ़ोनपे का अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, पेटीएम का अलग से बनाना पड़ेगा, उनको उनके साथ अलग डीलिंग करनी पड़ेगी, सबके साथ अलग अलग डील करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक बीच में मिडिल मैन लेके आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं पेमेंट और कैस्ट्रेशन, जो है हमारा जस्ट पे। तो स्विगी और जोमेटो को सिर्फ इससे कनेक्ट करना है, बाकी जो आपका पेमेंट मेथड है, पेमेंट है, वो ये राउट कर देगा अपने आप ही। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, मान लो ये क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, मैं यहाँ पर मैं एक कंज्यूमर था, वो स्विगी के पास गया, वहाँ पर कुछ ख़रीदना था मुझे। ख़रीदने के टाइम पे मैंने पेमेंट किया 100 रुपये का, तो 100 रुपये का पेमेंट था, तो ये जस्ट पे के पास रिक्वेस्ट जाएगी 100 रुपये की। तो जस्ट पे बोलेगा मैं देखता हूँ कि कौन से मेथड से करता हूँ, या मैं फ़ोनपे का गेटवे यूज़ करूँ, या मैं पेटीएम का यूज़ करूँ। यार ऐसा अभी पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि जो रेज़र पे है, इनका जो इनका जो पेमेंट मेथड है अभी थोड़ा फेल हो रहा है ना, फ़ोनपे का फेल हो रहा है। तो ऐसा करता हूँ, ये जो रूट है ना, इसको मैं पेटीएम के थ्रू भेज देता हूँ। तो ये रूटिंग करता है, ये राउटिंग करता है, ये देखता है कि कौन से वाले मेथड से पेमेंट सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको देखा कि पेटीएम से ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये जो 100 रुपये है ना, ये पेटीएम के थ्रू करा देगा पूरा ट्रांजेक्शन को डन। ठीक है, तो यही होता है, जस्ट पे जो है प्रोवाइड करता है एक सॉफ्टवेयर जो ऑर्केस्ट्रेट की तरह वर्क करता है। ये राउट करता है कि जो पेमेंट है वो फेल ना हो, किसी ना किसी एक मेथड से हो जाए।
किसी रेजर पे से हो जाए, पेटीएम से हो जाए, किसी पीए से हो जाए, पब्लिक पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू हो जाए बस। तो इनका स्केल क्या है, ये बहुत मैक्सिमम है, क्योंकि भाई ये बहुत मैसिव है, क्योंकि डेली ट्रांजैक्शन $300 मिलियन की मिलियन तक होती है। इनका एनुअल वॉल्यूम है लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है। इनके क्लाइंट बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, गूगल होता है, अमेजोन होता है, इंडिगो होता है, फ्लिपकार्ट होता है ना। तो ये जस्ट पे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ये बैकग्राउंड ऐप है एक तरीके से ना। प्रॉब्लम तो इन्होंने बोला द पिवट टू, मतलब ये क्यों फर्स्ट यूनिकॉर्न बन गए, वो यही बोलने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत मैसिव प्लेयर है, बड़े प्लेयर हैं। फंडामेंटल बिजनेस इनकी हेल्थ अच्छी दिख रही थी। जो नॉर्मली इनका फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या था, 27 करोड़ रुपीज़ इनके लॉस में थे, लेकिन 25 में आते हुए क्या हुआ, 97 करोड़ रुपये के लॉस से ये प्रॉफिट में चलेगा 62 करोड़ रुपीज़ के। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अभी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, जस्ट पे अपने प्रॉफिट को फ्लिप कर दिया है ना, मतलब अपना प्रॉफिट हो गया है इनका फाइनेंशियल 25 में 62 करोड़ रुपीज़ का। एक प्राइमरी रीजन फॉर दिस सिक्योर इज फंडिंग वाइल अदर माइट बी स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रगलिंग क्यों बोला, देखो प्राइमरी रीजन क्योंकि इन्होंने फंडिंग सिक्योर करी है, और एक और चीज़ है कि ये स्ट्रगल भी कर रहे हैं उस चीज़ से। क्यों, जस्ट पे और बाकी जो पेमेंट एग्रीगेटर हैं इनकी वॉर चल रही है। कैसे चल रही है, जो ये इन्होंने क्या है, इन्होंने ड्यूल रोल ले लिया है। मतलब हमारा जो ये है एग्रीगेट क्या बोलते हैं, जो पहला तो ये था कि राउटिंग करते थे, है ना, सॉफ्टवेयर बना के, और फिर मर्चेंट है यूज़ करते थे टू मैनेज मल्टीपल पेमेंट गेटवेज लाइक रेजर पे या कैश या फ़ोन पे। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से न्यूट्रल रेफरी की तरह वर्क करते थे, जो कि ट्रैफिक को राउट करते थे। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने खुद ही एक पेमेंट एग्रीगेटर का वो ले लिया है, लाइसेंस ले लिया है। तो अब ये बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो ना अपने अपने खुद का ही राउटिंग वो यूज़ कर रहे हैं, खुद के ही पेमेंट एग्रीगेटर वाला राउट यूज़ कर रहे हैं बार बार। इससे क्या है, इनको प्रॉफिट जो ट्रांजेक्शन फ़ी है इनको ही मिले जा रही है बार बार, और ये कंप्यूटर बन चुके हैं रेजर पे के और फ़ोन पे के भी। तो ये बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट यही है, एक्विजिशन यही है, इनके राइवल्स हैं फ़ोन पे, और ये बोल रहे हैं कि जस्ट पे चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो रेफरी की तरह वर्क कर रहा है और प्लेयर भी है उसमें। तो भाई कोई फॉल करता है प्लेयर, तो भाई रेफरी उसको नॉर्मल कर देता है, कोई फॉल नहीं है ऐसा बोल देता है। तो ये अनफेयरली स्टेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए रिटेलिएशन कर रहा है फ़ोन पे, बोल रहा है कि भाई मर्चेंट को जाके स्विगी, गूगल, इन सबको आके बोल रहा है कि आप जो है ना हमारे साथ डायरेक्ट वो करो, डायरेक्ट हमारे साथ पेमेंट करो, हम आपका पेमेंट संभाल लेंगे। लेकिन मर्चेंट के लिए दिक्कत वाली बात है भाई, हर एक के साथ अलग अलग वो डील साइन करनी पड़ेगी। वजह है कि सिर्फ एक जस्ट पे के साथ करो और वो रेफरी बन जाएगा और वो राउटिंग करता रहेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों के भी भेजना है ना। और ठीक है, बस इतना ही था। थैंक यू।